हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 26 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी 2025 तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप अपने आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी क्योंकि कुछ करंट अफेयर वहीं से ओवरलैप करेगा एक साथ का। और जैसे कि आप सबको पता है कि पहले हम क्या कवर करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आप प्रीवियस वीक क्वेश्चंस ये आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद इसके आंसर कमेंट सेक्शन पे देंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम क्या आता है, अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें और पर्सन्स इन न्यूज़ के बारे में न्यूज़ आती है। ठीक है, चलिए तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो उसके साथ फैक्ट जुड़ते होंगे उसके बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर क्या हुई है बच्चे, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है। तो कहाँ की हुई है तो समझते हैं, कहता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है आपके पास, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड की बात हो रही है। और जब भी हम आयरलैंड की बात करते हैं बच्चे ध्यान देंगे ये कहाँ पर आता है, तो ये एक्चुअली में कहाँ पर आता है, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में। कौन से ओशन में बच्चा, नॉर्थ एटलांटिक ओशन। आपने ये सबसे पहला क्लियर रखना है। और कहाँ पर आता है तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अगला आयरलैंड की कैपिटल का नाम क्या आता है, डबलिन। और करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, यूरो चलती है। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि न्यूज़ क्या कहती है, इसके बारे में पूरी बात करते हैं। कहता है माइकल मार्टिन, लीडर ऑफ फियाना फेल पार्टी, वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड फॉर अ सेकेंड टर्म। ठीक है, जब भी हम सेकेंड टर्म बोलते हैं मतलब दूसरी बार की यहाँ पर बात की जा रही है। इनको कितने वोट्स मिले हैं, 95 आउट ऑफ कितना बच्चे, 171 वोट्स इन दी पार्लियामेंट। और ही प्रीवियसली मैंने आपको बोला दूसरा टर्म है इनका, तो इनका पहला टर्म कब का था, 2020 से लेके 22 तक का। माइकल मार्टिन विल लीड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें बनती हैं, ठीक वैसे ही वहां पर क्या बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। दैट कंप्राइजेस फियाना फेल पार्टी विद द हिस्टोरिक राइवल फाइनल गेल पार्टी एंड इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्रियंस। ठीक है, तो किसके साथ कोलैबोरेट हुई है, किसके साथ कोएलिशन हुआ, इतना हमारे सच में काम का नहीं है। बस आपको इतना पढ़ लेना है कि कौन अपॉइंट हुए हैं, इतना हमारे लिए काम का आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम आयरलैंड की बात करें बच्चे, ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं। ठीक है, आयरलैंड से और कोई ज़्यादा फैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, पर हमारे हिस्ट्री में आयरलैंड से दो चीज़ें हैं। ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बच्चे, जब भी आयरलैंड आएगा आप सबको पता है इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आप ऐसे पढ़ लेते हैं, इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी आप आयरलैंड की बात करेंगे, इससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है जिस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान देना है आपने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसके अंदर आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे किसके, कहाँ से लिया है हमने ये, तो आप क्लियर रखेंगे कहाँ से लिया है हमने ये लिया है हमने आयरलैंड से। क्लियर हो गया पहला फैक्ट, क्योंकि बेटा आयरलैंड से और कोई चीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, तो ज़्यादा करके इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो पार्ट नंबर कौन सा आ गया, 4th आ गया। और आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक कहाँ कवर होता है बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो आप ऐड कर लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड अगर हम बात करते हैं, इसी आयरलैंड से हमारे पास एक वुमेन आई थी जिनका नाम क्या था, एनी बेसेंट। क्या नाम है बच्चे इनका, एनी बेसेंट। आप सबने इनका नाम जरूर सुना होगा, जरूर। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि इंडियन कांग्रेस की, या फिर ऐसा कह लो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट में किसका नाम आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे किसका आता है, एनी बेसेंट का नाम आता है। 1917। और कौन सा सेशन हेड कर रही थी ये, तो कौन सा सेशन हेड कर रही थी, कैलकाटा का, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन
क्वेश्चन आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। और जब भी हम एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग चलाने में किसको आइडिया दिया था या किसको मदद करी थी, तो आपको याद रखना है 1916 में किसकी मदद करी थी, हमारे बाल गंगाधर तिलक की, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने और तो कोई चीज़ नहीं सीखी, पर हमने आज क्या सीखा कि वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इतिहास में दो चीज़ें आती हैं जिनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। और जब भी हम एक आप और क्वेश्चन याद रखेंगे कि एनी बेसेंट की एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम क्या आता है बच्चे यहाँ पे, न्यू इंडिया। क्या नाम आता है बच्चे इसका, न्यू इंडिया, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली किसी पेपर में था, तो आप गौर करेंगे 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ध्यान रखना है आपने, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसको बाद में हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट रहेगा इससे रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला आता है, अगला भी फैक्चुअल है हमारे पास। देखिए क्या कहता है, अगला कहता है कि 15th नंबर के एक्टिंग, बेटा एक्टिंग कब आते हैं, याद करो, एक्टिंग तब आते हैं जब परमानेंट नहीं होते हैं। तो गौर करते हैं, कहता है जेनेट ई पेट्रो वॉज अपॉइंटेड एज 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर। किसकी बनी है बच्चा, तो नासा की बनी है, याद रखना है। और इन्हें किसने अपॉइंट करा है, तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो अभी रिसेंटली बने हैं, क्या नाम है इनका, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखेंगे। कहता है ये पहली औरत बनेंगी जब से नासा बना है, और मतलब जब से नासा की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक किसी वुमेन ने इसे लीड नहीं करा है। और अब हम किसको देखेंगे, यहाँ पर इनको देखेंगे। क्लियर हो गया बच्चे। अगला कहता है इसके बाद का, कहता है और किसे रिप्लेस करेंगी ये, तो बिल नेल्सन को करेंगी, याद रखना है। नासा के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस में आपको देखने को मिल जाते हैं, और 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, तो इसमें और कोई फैक्चुअल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने आईसीसी, बीसीसीआई कुछ न्यूज़ें कुछ अभी समय पहले ही पढ़ी अच्छे तरीके से। अब आते हैं क्या न्यूज़ बोलती है, समझते हैं। कहता है जय शाह चेयरमैन ऑफ आईसीसी, किसके चेयरपर्सन है बेटा ये, आईसीसी के। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कहता है अगर हम आईसीसी की बात करें बच्चा, तो आईसीसी कब बना है, हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 15 जून 1909 को, और हेडक्वार्टर दुबई यूएई में देखे जाते हैं, ठीक है। कहता है वाज इलेक्टेड एज द बोर्ड मेंबर ऑफ द लंदन बेस्ड, ठीक है, ध्यान रखना, एक क्रिकेट क्लब है, एक क्रिकेट क्लब है, उसके अंदर ये क्या बने हैं, तो आप याद रखेंगे उसके अंदर आपको याद रखना है उसके चेयरमैन ये इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अगला कहता है बच्चे, कहता है यहाँ पर क्रिकेट क्लब एडवाइजरी बोर्ड, जैशा इज अमंग द 13 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एडवाइजरी बोर्ड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स, विच विल चेयर बाय फॉर्मर श्रीलंका स्किपर एंड एमसीसी प्रेसिडेंट कुमार संगकारा, ठीक है। तो ये एक ही बार पढ़ने की जरूरत है और इसमें और ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा करंट अफेयर है और इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और कभी ये क्लब पूछे आपसे कब बना था, तो आपको याद रखना है 1787 में ये क्लब यहाँ पर बना था, ठीक है। तो कहाँ बना था, लॉर्ड्स में, और आपको पता होगा क्रिकेट ग्राउंड भी है ये देखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला, अब अगला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है, क्या नाम आता है, नेशनल, और नेशनल से जो जो चीज़ें बनेंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको याद होगा अभी पिछले ही वीक हमने पढ़ा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम आई थी, जो कि कहाँ से स्टार्ट की गई थी, हरियाणा से, हरियाणा के पानीपत से जिसको शुरू किया गया था, वो जो स्कीम आई थी उसी स्कीम के अंदर मैंने आपको बताया था कि सुकन्या समृद्धि योजना के भी कितने साल कंप्लीट हो चुके थे, 10 साल। मतलब ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम थी उसी का पार्ट है आपके पास, कौन सी वाली, सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। यह सुकन्या समृद्धि योजना ये इसी का पार्ट आपके पास देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बेटी बचाओ वाली स्कीम को 10 साल हो गए तो इसको भी 10 साल हो गए ना यार, ठीक है। तो ये तो सीधे कॉमन सेंस वाली बात आ गई। अगला कहता है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी को, और किसका पार्ट है बच्चा, ये मैंने अभी आपको बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का, जो कि कहां से
से शुरू किया गया था? हरियाणा से, याद रखना है, ठीक है। कहता है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वो इस योजना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फाइनेंशियली इसको यहाँ पर कौन संभालता है? ये संभालती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक? अगला इसी के साथ आगे कहता है एज ऑफ नवंबर 2024 मोर देन 4.1 करोड़, ठीक है, सुकन्या समृद्धि कह सकते हैं आप यहाँ पे, अकाउंट हैव बीन ओपन अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। सबसे टॉप करने वाला राज्य कौन आता है इसमें आपके पास? यूपी, याद रखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु है और उसके बाद बिहार आ जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे, सुकन्या समृद्धि। तो एक्चुअली में ये कैसी स्कीम थी? तो आपको याद रखना है, ये एक्चुअली में एक सेविंग स्कीम थी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, कैसी स्कीम थी बच्चा? ये एक्चुअली में सेविंग स्कीम थी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। मतलब जब आपके घर में एक बच्ची होगी, ध्यान रखना है आपने, जब आप घर में एक बच्ची होगी तो आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए क्या कर सकते हैं? एक सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। इसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। ओपन करेंगे मतलब ओपन किया जा सकता है इस स्कीम के अंदर, याद रखना है। क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी रहनी थी बच्चा? कि सबसे पहले तो बच्ची की जो एज है, ठीक है, वो कितने साल होनी चाहिए थी? बिलो 10 ईयर्स। छोटी बच्ची का खोला जाएगा ना बच्चे खाता, ठीक है, तो याद रखना है। अगर हम बोले मिनिमम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते थे माता पिता, तो कितना कर सकते थे? मिनिमम 250 रुपए से यहाँ पे शुरुआत हो सकती थी, और मैक्सिमम कितना हो सकता था? 1.5 लाख, ठीक है। कितना हो सकता था बच्चे? 1.5 लाख। और उसको फिर अगर हम बात करते हैं उसकी मेच्योरिटी कब, मतलब इस पूरे अकाउंट की मेच्योरिटी कब देखी जानी थी? जब बच्ची कितने साल की हो जाती? 21 साल की, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये थी आपके पास एक स्कीम जिसको हमने उस दिन करंट अफेयर के साथ भी कवर कर लिया था, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है। ये मैं आपको पहले भी उस दिन करा चुकी हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला करंट अफेयर नोटिस करते हैं। अगला आता है, ठीक है। अगला है इंडिया और यूके के बारे में, ठीक है। देखो बेटा, हमारे यूके के साथ रिलेशन थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हो मिक्स चले हैं, ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद, गौर करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 के रिवोल्ट के बाद अगर हम नोटिस करें तो यूके के साथ, ठीक है, फिर आपको पता है इन्होंने हम पे रूल करा पूरा का पूरा, ठीक है, फिर हमें आज़ादी मिली इनसे, ठीक है, और भी बहुत सारे पछड़े हुए, बीच में बहुत सारे पछड़े हुए, तो हमारे इनके साथ रिलेशन थोड़े ऊपर नीचे चलते रहते हैं। पर अभी इन दिनों क्या हुआ है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने अपने कुछ पैरामीटर्स कह सकते हो या एमओयूज को कह सकते हो, क्या करा है यहाँ पर? चीज़ों को रिन्यू करा है। तो कहता है रिन्यूड देयर हेल्थ लाइफ साइंसेस पार्टनरशिप बाय साइनिंग 5-year MOU टू स्ट्रेंथन, क्या करना है यहाँ पे? कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयर करेंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट विद इन दी हेल्थ एंड लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो इस फील्ड में इंडिया और यूके दोनों मिलकर काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सीधा सीधा था। कहता है प्राइमरी फोकस किस पे रहेगा? तो प्राइमरी फोकस रहेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे, और जब भी आप यूनिवर्सल की बात करते हैं तो ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। कौन है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर? तो अभी याद रखना है हमें केयर स्टारमर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और जब हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करते हैं इंडिया में, तो किसके पास है ये मंत्रालय? तो JP नड्डा, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इंडिया में ये मंत्रालय किसके पास है? तो आप गौर करेंगे किसके पास है बच्चा? तो ये है JP नड्डा के पास, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। आपको याद होगा बच्चे, अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, याद करिए हमने कई बार इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd है, गौर करो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd है वो भी किससे डील करता है बच्चे? वो भी हेल्थ से ही डील करता है। वो खैर एक अलग बात है, पर आप इसके साथ इसे कनेक्शन बना सकते हैं कि जब भी हेल्थ आएगा तो कौन सा आ जाएगा आपके पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3rd आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। क्लियर है बच्चे यहाँ तक सबके पास? चलिए, उसके अलावा जब भी हम यूके की बात करते हैं, ठीक है, अब यूके से और कोई फैक्ट जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके साथ हम एक चीज़ जोड़ते हैं बच्चा। आप सबने सुना होगा किसके बारे में? इंग्लिश चैनल के बारे में, ठीक है। इंग्लिश चैनल आप ऐसा कह सकते हो, अ काइंड ऑफ स्ट्रेट कह सकते हैं आप, ठीक है। क्या आता है बच्चे यहाँ पे? इंग्लिश चैनल आता है। क्या नाम है बेटे इसका? इंग्लिश चैनल। अब याद रखना, इंग्लिश चैनल किन 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है? ध्यान देंगे, जो इंग्लिश चैनल है बच्चे, सॉरी
वो कनेक्ट नहीं करता है, सेपरेट करता है, सॉरी कनेक्ट भी कह सकते हो, सेपरेट भी कर सकता है। और किस किस को सेपरेट करता है, तो आप याद रखेंगे किसको सेपरेट करता है बच्चे, यूरोप को किससे सेपरेट कर देता है, फ्रांस से, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इंडिया से जाने वाले पहले व्यक्ति या इंडिया से पहला व्यक्ति जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करा था, तैर के क्रॉस करा था, उनका नाम क्या आता है बच्चे, मिहिर सेन। ये आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्या नाम आता है बच्चे इनका, मिहिर सेन, याद रखना है। और ये पहले भारतीय बनते हैं, और कब की हम बात कर रहे हैं, 1958 की, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। इसके बाद की आपके पास कौन सी वाली आती है, उत्तराखंड। देखिए बच्चा, ये स्टेट जो है वो पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से न्यूज़ में चल रहा है। आपको याद होगा इलेक्शन होने थे किसके, उत्तराखंड के। और उस समय पे अगर हम बात करते हैं, जो पुष्कर सिंह धामी है, मतलब 2022 में जब इलेक्शन होने थे, तो जो सीएम है कहाँ के, उत्तराखंड के, उन्होंने अनाउंस करा था कि अगर हम जीत गए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करेंगे बेटा, वहाँ पर लागू करेंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात उन्होंने कहाँ पर करी थी, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोस के टाइम पर करी थी, ठीक है। अब उसको लागू भी कर दिया गया है, यही न्यूज़ हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैं आपके पास बोल रही हूँ, ठीक है। ध्यान देते हैं। कहता है बच्चे, अगर हम इस न्यूज़ की बात करते हैं यहाँ पर, तो कहता है उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य बन चुका है। अब गौर करने वाली बात है बेटा, उत्तराखंड पहला राज्य तो बना, पर कैसे बना बच्चे, यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस। कैसे बना बच्चे, यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस, याद रखना है। तो आज़ादी के बाद पहला राज्य जिसने क्या लॉन्च करा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका आंसर आपके पास निकल कर आता है उत्तराखंड। और याद रखना है, आज़ादी से पहले जो हमारे पास पोर्टुगीज आए थे, जो हमारे पास पुर्तगाल से जो पोर्टुगीज़ हमारे पास आए थे, तो पोर्टुगीज़ सिविल कोड चलता था। और ये कोड कब का था, 1867 का। और ये कहाँ चलता था बच्चे, गोवा में। तो इसीलिए कभी आपसे पूछे कि पहला राज्य, तो गोवा आंसर टिक होता है। पर आज़ादी के बाद पहला, तो वो कौन सा आता है आपके पास, उत्तराखंड आता है, ठीक है। जब ये न्यूज़ में आया था, उसी टाइम पीरियड पे चंडीगढ़ पुलिस का पेपर था, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन डाला गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल क्या है। तो गौर करते हैं, ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से समझते हैं। कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन सा आर्टिकल आता है बच्चे, तो आप गौर करेंगे, आर्टिकल नंबर 44 आता है। और 44 किसका पार्ट बनता है बच्चे, डीपीएसपी का। क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि आयरलैंड से हमने कॉपी करा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक क्या आता है, हमारे पास डीपीएसपी आता है, ठीक है। अब समझते हैं क्या बोलता है आगे। कहता है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लॉन्च द यूसीसी पोर्टल एंड इशूड अ नोटिफिकेशन मार्किंग द, ध्यान देना, एडॉप्शन ऑफ सिविल कोड एट एन इवेंट इन देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए था वो ये था कि अगर ये सेंटर कर सकता था, क्या ये स्टेट कर सकता था, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कौन कर सकता था, स्टेट लागू कर सकता था या सेंटर लागू कर सकता था। तो एक्चुअली में आप सबने 7वां शेड्यूल डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। आप सबने 7th शेड्यूल पढ़ा होगा, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात यहां पर की गई है, ठीक है। तो जो मतलब डिवीजन ऑफ पावर मतलब 3 लोगों में जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक कौन सा आता है बच्चे आपके पास, सेंटर, एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे स्टेट, और एक कौन सा आता है, कॉन्करेंट आता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आता किसके अंदर है, वो आता है किसके अंदर बच्चे, पर्सनल लॉज के अंदर। किसके अंदर आता है, पर्सनल लॉज के अंदर आने के तहत ये किस लिस्ट के अंदर जाता है, ये जाता है कॉन्करेंट के अंदर, ठीक है। किसके अंदर जाता है बच्चे, कॉन्करेंट के अंदर, ये याद रखना है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट भी कह रही थी कि पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, और उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये पर्सनल लॉज के अंदर आता है, और पर्सनल लॉज किसके अंदर आ रहे हैं बच्चा, कॉन्करेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पहले यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, आई होप। अब हम इसको और डिटेल पे लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। समझिएगा, मान लेते हैं हम सब एक जगह पे बैठे हुए हैं, और हम सब जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। हम सारे धर्मों के लोग अगर मान लेते हैं, हम में से कोई भी किसी भी धर्म का लोग अगर किसी का भी मर्डर कर देता है, ठीक है, किसी का भी मर्डर कर देता है, तो क्रिमिनल लॉ
आपके लिए, मेरे लिए या किसी और धर्म के लोगों के लिए, सबके लिए इक्वल है। याद रखना है, सबके लिए क्या है बच्चे, वो इक्वल है, ठीक है। पर जब आप बात करते हैं शादी, जब आप बात करते हैं तलाक, जब आप बात करते हैं एडॉप्शन, जब आप बात करते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इन सब में सबके कानून क्या हैं, अलग अलग है। जैसे हिंदू जो लॉ है वो हिंदू कोड के अकॉर्डिंग चलता है, मुस्लिम की बात करें तो वो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, ऐसी अलग अलग तरीके से चलता है। जिसके लिए अब यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार ने क्या करा है कि अगर क्रिमिनल लॉज सबके लिए सेम हो सकते हैं तो सिविल केसेस भी क्या हो सकते हैं, सबके लिए कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। आते हैं और बात करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, देखिए कहता है यूसीसी एम्स टू यूनिफाई पर्सनल लॉज। किसकी बात कर रहा है बच्चे, पर्सनल लॉ। और पर्सनल लॉ किसके अंदर आते हैं, कॉन्करेंट के अंदर, रिलेटेड टू द मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, सक्सेशन समझ गए ना, प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एंड इनहेरिटेंस, मतलब अगर आपको किसी बच्चे को गोद लेना होगा, ठीक है, अडॉप्शन के लिए, इंश्योरिंग क्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स एक्सक्लूडिंग, गौर करने वाली बात, ठीक है। इसमें कौन लोग कवर नहीं होंगे बेटा, तो ध्यान रखना कौन कवर नहीं होंगे, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ठीक है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा हैं, या ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनके अपने कस्टम्स होते हैं, हमेशा याद रखना उनके क्या होते हैं बच्चे, अपने खुद के कस्टम्स होते हैं, उनके अपने तरीके हैं चलने के, ठीक है। तो इसीलिए उनको निकालकर बाकी उत्तराखंड के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज आती हैं वो अब किसके डोमेन के अंदर आ गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के डोमेन के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास, हाँ या ना बेटा, क्लियर हो गया होगा शायद आपके पास। मतलब मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म की शादी, तलाक, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस अलग अलग प्रकार से होते हैं। अब तो यूसीसी ने क्या करा, इन रूल्स रेगुलेशन जो कि सभी अलग अलग धर्मों में चल रहे थे उनको अब एक छत के अंदर कर दिया है, इसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां पर कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अगला पॉइंट क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। ओ यहाँ तक आपके पास आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या आता है, पुष्कर सिंह धामी आता है, सबको पता है। गवर्नर की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट अभी कुछ ही हफ्तों पहले हुई है, और क्या नाम आता है इनका यहाँ पे, गुरमीत सिंह, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना है आपने। उसके अलावा उत्तराखंड कब बना था, तो उत्तराखंड की मदर स्टेट, गौर करेंगे, उत्तराखंड की जो मदर स्टेट है वो कौन सी आती है बच्चा, तो उसकी मदर स्टेट आती है यूपी, और 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बनकर हमारे पास तैयार हो चुका था, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको मैंने बहुत सारे नेशनल पार्क पहले भी कराए हैं। जिम कॉर्बेट से ही क्या स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके अलावा मैंने आपको पासेस कराए थे, आप मुझे बताएंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है इंडिया की पहली रामसर वेटलैंड साइट। अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि अभी तो मैडम आपने किसी क्लास में बताया था कि इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है, तो मैंने आपको बताया होगा इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी आती हैं, तो आप ध्यान देंगे इंडिया में टोटल रामसर साइट्स आती हैं 85, और आप बोल रहे हो ये पहली भी है, तो आप गौर करते हैं क्या बोला गया है, ठीक है, समझते हैं। देखिए बच्चा, अब पहले एक और चीज समझते हैं, ठीक है। जब भी हम वेटलैंड की बात करते हैं या रामसर वेटलैंड की बात करते हैं, ये एग्रीमेंट एक्चुअली में 2 फेब 1971 को साइन हुआ था। किस जगह पर साइन हुआ था, तो हम गौर करेंगे कहां पर साइन हुआ था, रामसर में, ठीक है, याद रखना है। और रामसर कहां पर आता है, ईरान में। तो इंडिया और ईरान का एक जॉइंट प्रोग्राम कह सकते हैं, वेटलैंड्स को बचाने के लिए इसको चलाया गया था, ठीक है। इसीलिए 2 फेब को हम क्या मनाते हैं बच्चे, 2 फेब को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे यहां पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूज़ पे और क्या कहती है बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है, 85, मैं आपको बार बार रिपीट कर चुकी हूं, ठीक है, ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है एन इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी, ध्यान देना, ऑन वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। अगर हम वेटलैंड की बात करते हैं तो वेटलैंड तो अर्बन एरिया, रूरल एरिया सबको कवर करता है, पर एक और इसी के अंदर एक बॉडी है, बॉडी का नाम क्या है आपके पास यहाँ पे, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी, किसके लिए, वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन
अनाउंस द लिस्ट ऑफ 31 न्यूली एक्रेटेड उसके बाद वेटलैंड सिटीज ड्यूरिंग द, अब इनकी 64th मीटिंग हुई है कहाँ पर, ग्लान स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन स्कीम है ये क्या है बच्चे। ठीक है, तो इजी भाषा में समझते हैं, ये रामसर कन्वेंशन के अंदर आती है, पहला इंपॉर्टेंट हो गया। ये वॉलंटरी एक्रेडिशन सिस्टम है, ऐसे नहीं कि मैंडेटरी है, वॉलंटरी है। ठीक है, मतलब ये उन सिटीज को बच्चे, ये उन सिटीज को दिया जाता है, या फिर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन या तारीफ कह सकते हैं आप इसे उन सिटीज़ को दिया जाता है जिन्होंने अपने अर्बन वेटलैंड्स को बचाने के लिए, गौर करेंगे, जिन्होंने अपने अर्बन वेटलैंड को बचाने के लिए कुछ एक्सेप्शनल काम करे होंगे, उनके लिए इसको क्या किया गया है, चलाया गया है। ठीक है, तो क्या कहता है, देखो कहता है इसके बाद का, इसी के अंदर हमारी 2 सिटीज़ भी आती हैं, जिसमें एक कौन सी आती है बच्चे आपके पास, सबसे पहले यहाँ पर इंदौर आती है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा आता है बच्चे हमारे पास, इंदौर। और इंदौर में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है बच्चे, जिसका नाम आपके पास आता है सीरपुर। क्या नाम आता है इसका, सीरपुर लेक, याद रखेंगे। और सीरपुर लेक एक बर्ड सेंचुरी भी है, इसके लिए यहां पर बात की गई है। ठीक है, अगला कहता है उदयपुर। अब उदयपुर की जब आप बात कर रहे हैं तो ये कहां पर आ गया, राजस्थान में। अब यहां पर एक नहीं है, यहां पे 5 मेजर वेटलैंड्स हैं, जिसमें से एक आता है बच्चे आपके पास पिचोला, एक आपने याद रखना है फतेह सागर। ठीक है, फतेह सागर भी कह सकते हैं आप इसे, फतेह सागर। एक कौन सा आता है आपके पास, पिचोला, एक आता है फतेह सागर, एक आता है आपके पास यहाँ पे दूध तलाई। क्या नाम आता है इसका, दूध तलाई, याद रखना है आपने। उसके बाद आपके पास आता है राणा सागर यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे आप, कितनी हो गई, 4, एक हो गई पिचोला, फतेह सागर, दूध तलाई, एक कौन सी आ गई आपके पास, रंग सागर होगा, ये रंग होगा, RANG होगा ना, RANG होगा, रंग सागर होगा। और उसके अलावा एक आता है आपके पास यहाँ पे स्वरूप सागर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। मतलब इन 2 स्टेट्स की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की और किसकी बात करते हैं, राजस्थान की, तो इन्होंने अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम, या इस अर्बन सिटीज के अंदर इनको ऐड करने का काम किया होगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है, विद दिस द टोटल नंबर ऑफ एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज कितनी हो चुकी हैं, 74। पर अगर आपसे रामसर साइट पूछी जाए इंडिया में तो कितनी हो चुकी हैं बच्चे, 85। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ पे आ चुकी होगी। ठीक है, अब एक और बात बेटा, एक और बात कहता है, दिस एक्रेडिशन वाज ग्रांटेड बाय द, अब गौर करने वाली बात आई, ये दे कौन रहा है बच्चे, ये दे रहा है यूनेस्को। किसके अंडर दे रहा है, रामसर कन्वेंशन के अंदर। ये जो टैग होता है एक्रेडिशन वाला, वो कितने सालों के लिए लागू रहता है, 6 ईयर्स के लिए, टू प्रमोट द कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज ऑफ अर्बन वेटलैंड, ताकि आप इकोलॉजिकल, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इनका भी आप साथ साथ में भला करते रहेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात पहले समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब याद करिए करंट अफेयर कब का, 2024 का, गौर करना। ठीक है, अभी पिछले ही साल की बात है ये, हमारे पास 3 नई रामसर साइट्स ऐड हुई थी, जिसके अंदर अगर हम बात करें पहली, तो पहली कौन सी आती है आपके पास, नंजराजन। ठीक है, इसे नंजराजन ये भी पढ़ा जाता है, ये नंजराजन। ठीक है, बर्ड सेंचुरी थी और ये कहाँ पर थी, तमिलनाडु में। उसके बाद आती है काजूनवेली अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ पर आती है, तमिलनाडु। और एक तावा रिजर्वायर भी ऐड हुआ था, ये किसके अंदर आता है बच्चे, तो ये आता है कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये रिसेंटली ऐड होने वाली ये 3 आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। और एक बात और याद रखना बच्चे, एक बात और याद रखना। ठीक है, ये जो WCA है, मतलब जिसको वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन भी कहा जाता है, ये हमारी इंडिया की मदद कर रही है एक स्कीम में भी, जिस स्कीम का नाम है अमृत धरोहर। क्या कहते हैं इसे, अमृत धरोहर स्कीम या इनिशिएटिव भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के लिए भी ये किसकी मदद कर रही है, भारत सरकार के लिए मदद कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अगला आता है बच्चे ईवीटोल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ईवीटोल कहते हैं। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सिक्योर DCGS ईवीटोल सर्टिफिकेशन। ठीक है, अब पहले समझते हैं बच्चा। ठीक है, आपको याद होगा पिछले करंट अफेयर में हमने एक टैक्सी की बात की थी, और वो ऐसी टैक्सी थी जिसको एयर टैक्सी भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, कैसी टैक्सी थी बच्चे, वो एयर टैक्सी थी। और उस एयर टैक्सी का भरपूर प्रयोग अभी क्या करा, मतलब उसको इनिशिएट किया जाएगा बेंगलुरु में। और उसके बाद ई एम्बुलेंस, याद
करो, या एयर एम्बुलेंस के बारे में भी मैंने आपके पास बात करी थी, ठीक है। अब समझते हैं क्या है बच्चे, ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, अब ईवीटोल का पहले फुल फॉर्म समझो, ठीक है, क्या कहता है पहले ये समझते हैं बच्चा, ठीक है। देखो यहां से समझो, कहता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल, वर्ड में ही सब कुछ है। कहता है इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाला, वर्टिकल मतलब हो गया कि इस तरीके से ऊपर जाने वाला, इस तरीके से ऊपर जाने वाला, टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। आपको पता है बच्चे, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, ड्रोन होते हैं, उन दोनों का मिक्सचर कह सकते हो। अगर आपको पता हो बच्चे, एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट को या एरोप्लेन को चलने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे, फ्लाइंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, पहले रनवे चाहिए होता है ना पूरा का पूरा। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है ईवीटोल, जिसमें रनवे नहीं चाहिए है। आप क्या करेंगे, आप सीधे इस तरीके से वर्टिकली क्या करेंगे, पहले ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर आप क्या करना शुरू करेंगे, फ्लाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको और क्या लिखा है समझते हैं। कहता है द ई प्लेन कंपनी, क्या है इसका नाम, अ चेन्नई बेस्ड अर्बन एयर मोबिलिटी स्टार्टअप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इन चेन्नई। ये पहला क्या बन चुका है, प्राइवेट इंडियन फर्म, जिसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है किसकी, डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन फॉर द टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ईवीटोल एयरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या होगा बच्चे, E200X। और अगर आप नोटिस करते हैं तो इसके विंग स्पैन भी देखिए बेटा छोटे छोटे से हैं, ठीक है। बाकी हेलीकॉप्टर के तो बहुत बड़े बड़े से होते हैं ना, यहाँ पे बात की गई है। देखिए क्या कहता है, कहता है ये जो E2X है इज अ कॉम्पैक्ट विंग स्पैन दैट रिड्यूसेस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, जिसको और खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर वेरियस रीजन्स इन इंडिया एंड सिमिलरली ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। तो चाहे रिमोट एरिया हो, चाहे कैसा भी एरिया हो, वहां के लिए सक्षम आपको देखने को मिल जाएगी। कहता है DCGA has established safety criteria for certifying vertical take off। मैंने भी आपको क्या बोला कि ऐसे नहीं चलना है कि रनवे नहीं है, वहां पर रनवे होगा तो पूरा का पूरा चलेंगे फिर फ्लाइंग होगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से सीधे इस तरीके की वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल एयरक्राफ्ट एंड सेट गाइडलाइंस फॉर द डिजाइन ऑफ वर्टीपोर्ट्स यूज टू दीज एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो पोर्ट्स भी बनाए जाएंगे इसके लिए, ताकि इस तरीके की जगहें भी बनाई जा सकें, ठीक है। तो आई थिंक आपको पहले ये वाली बात समझ में आई होगी, और इसी के साथ आप याद रखेंगे बेटा, इसी के अंदर अगर आप बात करते हैं तो इसी के अंदर वो जो शून्य अभी चली थी हमारे पास, ठीक है, शून्य एयर टैक्सी, वो भी आप इसके साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस फर्म की बात करें बेटा, इस फर्म ने एक्चुअली में उन एरिया में ये काम कर रही है जहाँ पे कंजक्शन बहुत है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर इन सब चीज़ों की सुविधाएं लाई जा सकती हैं, ठीक है। और जब भी आप DCGA की बात करते हैं बेटा, DCGA का मेन काम क्या है, सेफ्टी क्राइटेरिया को देखना। ऐसे थोड़ी है कि फ्लाइंग के लिए ऑर्डर दे दो और वहां पे गए और मरवर आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में पूरा का पूरा ये काम करती है। किसके अंदर काम करता है बेटा ये DCGA, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, सिविल एविएशन के अंदर ये बॉडी काम करती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगला देखते हैं। अगला कहता है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं वो कहाँ पर आए हैं बच्चे, इंडिया में आए हैं, ठीक है। जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है बेटा वो कहाँ पर आए हैं, हमारे पास इंडिया में आए हैं। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका, प्रेवो। अब प्रेबोवो, ठीक है, तो प्रेवो ठीक रहेगा हमारे लिए, प्रेवो निकनेम बना लेते हैं। अब ये आए हैं हमारे पास, ठीक है, ये इंडिया आए हैं और इन्होंने इसी साल के ये चीफ गेस्ट भी बने हैं। गौर करने वाली बात है, ठीक है। पिछले साल नहीं, इसी किसी साल के पेपर में पिछले साल के वो पूछ लिए थे आपसे, क्या बोलते हैं, चीफ गेस्ट पूछ लिए थे रिपब्लिक डे के, ठीक है। तो वैसे ही आपको याद रखना है अभी कौन है हमारे पास, कौन आए थे इस बार में, तो प्रेवो वो आए थे, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चीफ गेस्ट रहे कहाँ पे, कर्तव्य पाथ नई दिल्ली में। ये तीसरा इंडोनेशिया का CEO ऑफिसर फोरम भी हो रहा है, ये तो किया ही है साथ में, उसके अलावा इनकी एक मीटिंग भी हो रही है, और वो कहां पर हो रही है, नई दिल्ली में, ठीक है। इस पे किन किन चीजों पे बात की जाएगी, जब ये MOU साइन होंगे तो वो किस किस पे बात होगी। सबसे पहले हेल्थ, अभी हमने UK के साथ भी रिन्यू करा है। उसके बाद है ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब पुरानी मेडिसिन, और साथ ही साथ क्योंकि दोनों कंट्रीज इंडियन ओशन के साथ आती हैं तो दोनों किसकी बात कर रही हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात भी कर रही हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या आती है बच्चे हमारे
हमारे पास जकार्ता, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। इनके साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या आता है, गरुड़ शक्ति, याद रखेंगे आप, ठीक है, याद रखेंगे। कैसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री भी लिख सकते हैं या आप इसे क्या लिख सकते हैं, आर्मी एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। उसके अलावा समुद्र शक्ति याद रखेंगे आप, और समुद्र शक्ति की जब हम बात करते हैं तो समुद्र शक्ति कैसी आती है, नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे कि ये कैसी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में इन दोनों ने, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और इनके प्रेसिडेंट ने, दोनों ने G20 के ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ था, ठीक है। जो G20 समिट था वहां पर कॉमन मुद्दों को पेश करने का काम करा था। इंडोनेशिया और हम कल्चरली भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, बुद्धिज्म यहां से बाहर गया, हिंदुइज्म यहां से बाहर गया, इस्लाम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, फिर यहां से इंडोनेशिया गया, ठीक है। रामायण और महाभारत उनके आर्ट एंड कल्चर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अभी कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा होगा कि इंडोनेशिया किसका मेंबर बना था बच्चे, अभी रिसेंटली, तो इंडोनेशिया मेंबर बना था किसका, ब्रिक्स का। ये आप इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला वाला, अगला कहता है बच्चे, एक ऐप है, एक एआई ऐप कह सकते हैं आप इसे, जिसका नाम है भाषिनी। क्या नाम है जिसका, भाषिनी, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या कहता है, समझते हैं। कहता है जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है इसने एक MOU साइन कर लिया है, किसके साथ, डिजिटल इंडिया। अगर तुम्हें याद होगा तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिजिटल इंडिया का एक प्रोग्राम भी चलाया गया था, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब चला था, 1 जुलाई 2015 को चला था, जिसमें डिजिटलाइजेशन को बहुत पीक पे क्या करना था, बढ़ाना था। कहता है भाषिनी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके पास है, ये है अश्विनी वैष्णव के पास। किसके पास है बच्चा, ये अश्विनी वैष्णव के पास है, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। किससे डील करती है ये भाषिनी डिवीजन, डील करती है मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस के साथ, ठीक है। समझते हैं क्या बोल रहा है बच्चे, ठीक है। देखिए एक्चुअली में त्रिपुरा की जब आप बात करते हैं तो त्रिपुरा में भी आपको ट्राइबल लोग, ठीक है, या फिर अपनी भाषा के बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, जो बहुत सारे सिटीजन है कहाँ के, त्रिपुरा के, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर देखने को मिल रहा है, किन एरियाज़ में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में और जो ट्राइबल एरियाज़ में है। क्यों, क्योंकि जो अभी जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो किस में बात करते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो अब क्या किया जाएगा, त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन जाएगा और 8वां इंडियन स्टेट बन जाएगा जिसने भाषा इंटरफेस ऑफ इंडिया से क्या करा है, काम करा है। मतलब भाषिनी AI जनरेटेड, आप ऐसा कह सकते हैं, लैंग्वेज ऐप है जो कि आपकी भाषा को ट्रांसलेट कर कर वहां पर क्या करेगी, मतलब भाषा को ट्रांसलेट करेगी और ट्रांसलेट करके त्रिपुरी भाषा में या उनकी लोकल भाषा में उनको मैसेज को कन्वे करेगी, ठीक है। इस MOU मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द स्टेट एफर्ट्स टू प्रमोट अ डिजिटल, क्या लिखा गया यहाँ पे, इंक्लूसिविटी एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एनहांस्ड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें और कोई भारी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा करंट अफेयर है कि भाषिनी जो है वो इंडिया की AI लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं आप यहाँ पर, जिसके अंदर इंडिया की कितनी लैंग्वेजेस कवर होती हैं, 22 लैंग्वेजेस को कवर किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम त्रिपुरा के बारे में एक दो फैक्ट सीख लेते हैं कि त्रिपुरा कब बना था बच्चे, 21 जनवरी 1972 को। तो इसका भी बड़ा लंबा सफर है, पहले यूटी बना रहा और उसके बाद फिर ये क्या बनेगा, राज्य बनेगा। कैपिटल की बात करते हैं तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या आती है बच्चे, तो आप सबको पता होना चाहिए, अगरतला। CM कौन आते हैं बेटा यहाँ पे, मानिक शाह, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, मानिक शाह जाते हैं कौन यहाँ पर, CM। और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो इंद्रसेन रेड्डी, इंद्रसेन रेड्डी ये कौन आ जाते हैं यहाँ पर, गवर्नर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें अगर हम किसकी, त्रिपुरा की, तो एक आपको मिल जाता है यहाँ पे क्लाउडेड, याद रखेंगे आप यहाँ पे, क्लाउडेड नेशनल पार्क भी कहते हैं इसे, या क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, ठीक है। लेपर्ड नेशनल पार्क भी आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और वहाँ पर आता है जिसका नाम है राजबरी नेशनल पार्क, ये भी आप इसके साथ ऐड
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला, अच्छा अगला क्या आता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए एक स्कीम चलाई गई है या फिर एक और डिजिटल रेपोजिटरी या फिर इससे हाँ रेपोजिटरी भी कह सकते हैं आप, यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए लाया गया है। पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है सेबी की अगर हम बात करें, उन्होंने धरोहर माइलस्टोन इंट्रोड्यूस करा है किसमें, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स में, अ डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, या फिर एक रेपोजिटरी आप इसे कह सकते हैं। रेपोजिटरी का मतलब हो गया बच्चे कलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप और हम इस दुनिया में आना चाहें, इस दुनिया मतलब अगर मैं और आप सिक्योरिटी मार्केट्स की दुनिया में आना चाहें तो उससे रिलेटेड ये आप याद रखेंगे इस प्लेटफॉर्म को ओपन किया गया है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा, इसके अंदर जो हम बात करते हैं यहाँ पे कहता है ये जो इनिशिएटिव है ये सेबीज की कमिटमेंट को बताएगा, प्रिजर्विंग इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट लेगेसी वाइल एनहांसिंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। इसे डिज़ाइन किया गया है ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इन्वेस्टर, रिसर्चर, जर्नलिस्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट और जर्नल पब्लिक के लिए भी जो इसके बारे में जानना चाहती हैं। ठीक है, धरोहर डॉक्यूमेंट्स कितना साल हो गया आपके पास यहाँ पे, तो 150 ईयर हिस्ट्री है, एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। उसके अलावा बेटा बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे सर्टिफिकेट, रेगुलेशंस, इंटरव्यूज़। ठीक है, या हिस्टोरिक आपको क्लिपिंग देखनी हो, वीडियोज़ देखनी हो, तो ये सब भी इसके अंदर कवर की जाएंगी। ठीक है, चलिए जब भी हम सेबी की बात करते हैं, सेबी किसके अंदर आता है बच्चे, सेबी आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, याद रखेंगे आप। और ये बॉडी कब बनी थी, तो ये बनी थी 12 अप्रैल, याद रखना है आपने, 1988 को ये बॉडी हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी थी। पर इस बॉडी की अगर हम बात करते हैं बच्चे, इससे स्टैट्यूटरी क्या दिया गया था, इसे बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, याद रखना है आपने। और स्टैट्यूटरी दिया गया था 30 जनवरी 1992 को, इसको कौन सा स्टेटस दिया गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी कौन है वहाँ पे चीफ, तो माधवी पुरी बुच, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये अभी चेयरपर्सन है, जिनके ऊपर अभी कुछ दिनों पहले एलिगेशंस भी लगे थे। ठीक है, चलिए अगला आता है। अगला कहता है कि जो सरकारी स्कूल हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, जो सरकारी स्कूल हैं और जो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, मतलब जो है सरकारी स्कूल जो हैं वो ज़्यादा चमक रहे हैं प्राइवेट स्कूल से। किस चीज़ में, कि अगर हम देखें पोस्ट कोविड लर्निंग रिकवरी में, मैं एनरोलमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, एनरोलमेंट इज समथिंग एल्स। अगर आपको याद होगा, एनरोलमेंट रेशियो होता है कि बच्चा स्कूल में टिक रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लर्निंग की बात की जा रही है। ठीक है, समझते हैं और क्या कहता है, बात करते हैं। कहता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, क्या नाम है बेटा इसका, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। ध्यान देना, ये बड़ी पुरानी एजुकेशन फाउंडेशन है जो कि एनुअल स्टेटस लेकर आती है किसके ऊपर, एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के लेकर। ठीक है, ये कहती है जब इसने डेटा को कवर करा पूरा का पूरा, तो कहती है कि जो स्टेटस है चिल्ड्रन के एनरोलमेंट का और लर्निंग का, वो कहाँ पर ज़्यादा दिखता है, तो रूरल इंडिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहता है ये जो रिपोर्ट है ये एनरोलमेंट भी बताती है किसके बच्चा, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल एज रिटर्न टू प्री कोविड लेवल। ठीक है, तो कोविड में तो चलो बड़ा सत्यानाश हुआ था बच्चों का भी, पर यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि उस फेज को वापस लाने की। इस रिपोर्ट की बात करें, नोटेड गवर्नमेंट स्कूल आउटशाइंड प्राइवेट स्कूल इन पोस्ट कोविड लर्निंग रिकवरी। ठीक है, तो ये लर्निंग की बात एक्चुअली में कर रहा है। कहता है अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो कहता है गवर्नमेंट स्कूल विच शोज अ सर्ज इन एनरोलमेंट फॉर चिल्ड्रन, कितने से कितने साल, 6 से 14 साल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डिक्रीज फ्रॉम 72.9% से लेकर कितना हो चुका है, 66.8। इस ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये हर स्टेट में देखने को मिलता है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगर हाउस होल्ड डेटा देखा जाए, ठीक है, जिसमें इतने सारे एरियाज को कवर किया गया है, जो ड्रॉप आउट रेट है चिल्ड्रन का, कहाँ से कहाँ की एज बोली गई है, 15 और 16, ये घटता जा रहा है। ये डेटा आप इसके साथ चेक कर लेंगे बेटा। ठीक है, सीधी सीधी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि और कुछ यहाँ पे ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कहता है देखो यहाँ पे लिखा ना, द सर्वे इंक्लूडेड अ डिजिटल लिटरेसी सेक्शन भी। क्यों, जब कोविड हमारे पास आया तो बच्चों को घर पे बैठकर पढ़ना पड़ गया। ठीक है, और घर पे बैठकर अपना मतलब कह सकते हो स्टडी को कंटिन्यू करना पड़
पड़ गया, ठीक है। उसके बाद है ये रिपोर्ट कहती है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज अमंग द एज ग्रुप ऑफ 14 to 16 हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एट होम, ठीक है। तो बच्चों के पास अब स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला कहता है बच्चे कि जो 76th रिपब्लिक डे की परेड हुई है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मल्टीपल स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करा है, तो कहता है उसका एक रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कहता है बच्चे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसको बेस्ट टेबल्यू अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की कैटेगरी के अंदर मिला है। कहता है क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्प्ले करा था जनजातीय गौरव, देखिए नीचे लिखा हुआ है जनजातीय गौरव वर्ष एट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान, और इन्हें बिरसा मुंडा भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब बिरसा मुंडा एक ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पर बहुत एक मुंडा ट्राइब के एक बहुत ही दिग्गज व्यक्ति थे जिनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। इस साल अगर हम बात करें तो कितने टैबलेट्स हुए यहाँ पर? 31। कितनी स्टेट्स में से? 16 स्टेट और यूटी से, और 10 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे। और कहां पर हुई है ये? तो कर्तव्य पाथ नई दिल्ली में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को भी क्या मिला है यहाँ पे? राइफल कंटिंजेंट में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट अमंग सर्विसेज कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है। उसके अलावा यूपी को पहला प्राइज मिला है बेस्ट टेबल्यू कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, बच्चा याद रखेंगे आप, क्योंकि इन्होंने, अगर हम बात करें, इन्होंने जो अभी कुंभ मेला चल रहा है, जो कुंभ मेला चल रहा है उसे डिपिक्ट करने की बात, मतलब उसमें डिपिक्ट किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज द कल्चरल परफॉर्मेंस टाइटल जयति जय महाभारतम फॉर सेटिंग अप द रिकॉर्ड ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंडियन फोक वैरायटी डांस। द परफॉर्मेंस वॉज क्यूरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अलॉन्ग विद संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। तो ये इनके साथ मिलकर इसको यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और उत्तर प्रदेश ने क्या शो करा है बच्चे? तो डिपिक्शन ऑफ किसके बारे में मेंशन करा है? महाकुंभ के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस बार की थीम क्या है रिपब्लिक डे की, तो है वो यहाँ पर सशक्त, कह सकते हैं आप यहाँ पर, एंड सुरक्षित भारत, ये इसकी इस बार थीम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप सबको पता है कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, तो हम सभी को पता है 26 जनवरी हर साल क्या मनाए जाते हैं? रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन जो पद्म अवार्ड्स हैं उनको भी क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट या फिर अनाउंस किया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी का एक हिस्टोरिकली भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस है कि 1929 में, ठीक है, नेहरू, जो अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इन्होंने पूर्ण स्वराज का क्या दिया था? कंसेप्ट, याद रखना है आपने। और पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट कब दिया था इन्होंने? तो आप याद रखेंगे कब दिया था? लाहौर सेशन हुआ था 1929 का, वहां पर दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने 26 जनवरी 1930 को पहला क्या मनाया था अपने पास? फर्स्ट स्वराज डे मनाया था, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इस पहले स्वराज डे के साथ हमारी पूरी की पूरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इसके बाद 1930 के बाद हमने अपना गोल चेंज नहीं करा। हमारा गोल क्या रहा वहां पर? हमारा गोल पूर्ण स्वराज ही रहा, या अंग्रेजों से पूरी आज़ादी की बात ही हम यहाँ पर करते रहे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जो कि कौन सा था? नेशनल, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला सेक्शन कौन सा आता है बच्चे यहाँ पर हमारे पास? अब आता है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा क्या है न्यूज़, समझते हैं इसको, ठीक है। क्या कहता है? कहता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने रिपोर्ट पेश करी है, किससे लेकर? तो ये है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर्स को लेकर, जिसमें क्या बोला गया है? ग्लोबल एफडीआई के बारे में, जो कि कितना परसेंट बढ़ चुका है? 11%। और कितना ट्रिलियन पहुंच चुका है? तो यूएस डॉलर 1.4 ट्रिलियन ये यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है। कहता है एफडीआई डिक्लाइन भी हुआ है 8% व्हेन एक्सक्लूडिंग फ्लोज थ्रू यूरोपियन कंडक्ट इकोनॉमीज। अब ये कौन सी होती हैं? ध्यान देना, ठीक है। जो टैक्स अवॉइड करती है उन कंट्रीज के लिए वर्ड यूज होता है। देखो क्या लिखा है, कहता है कि ऐसी कंट्रीज होती हैं, ये कॉन्डुइट अगर हम बात करें, ये ऐसी कंट्रीज होती हैं
जो कि अपने फाइनेंशियल फ्लोज के लिए टू बी डाइवर्टेड टू अदर कंट्रीज फॉर टैक्स अवॉइडेंस, मतलब अपने ऊपर टैक्स ना पड़े इसीलिए दूसरी कंट्रीज के तहत अपने पैसों को लेकर आती हैं। याद रखना है आपने। इसमें आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड ये सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। और आप सबको पता है एफडीआई किसे कहते हैं, जब बाहर से कोई कंपनी कहां पर इन्वेस्ट करती है, हमारी कंट्री पे इन्वेस्ट करती है। एफडीआई इनटू डेवलप्ड इकोनॉमीज कितना बोला गया यहाँ पे, 43% सर्च करेगा, याद रखना है आपने। उसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इंडिया में एफडीआई को कौन संभालता है, फेमा। फेमा मतलब क्या हो गया आपके पास, फेमा मतलब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बॉडी जो है वो एफडीआई को इंडिया में गवर्न करती है, ये याद रखना है, ठीक है। कहता है यूएसए एंड इंडिया एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स, याद रखना है आपने। उसके बाद है इन इंडिया सेमीकंडक्टर, बेसिक मेटल्स, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स किससे रिलेटेड बच्चा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जिसमें एग्री फूड सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा, उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किसकी, यूएनसीटीएडी की। ये बॉडी किसके अंदर काम करती है, तो यूएन के अंदर काम करती है। कब बनी थी, 1964। मेन फोकस किस तरफ रहता है, ट्रेड और डेवलपमेंट की तरफ। किन कंट्रीज़ के लिए, डेवलपिंग के लिए। किसके लिए काम मतलब क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो ये एक्सपर्टीज़ और पॉलिसी एडवाइस देती है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन आते हैं, रेबेका ग्राइनिस्पैन, या फिर इनका जो भी नाम है वो आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है बच्चे यहाँ पे, अगली कहती है कि 55th एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसका एक क्वेश्चन तो रट्टा मार लो कि ये हुई कहां पर है, ठीक है। पिछले साल भी डेवस में हुई थी और लगभग हर साल ये कहां पर होती है, डेवस, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलती है, होती है। थीम क्या है बच्चे इसकी, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। अब इसकी 5 सब थीम भी हैं, जैसे ग्रोथ को फिर से री इमेजिनिंग करेंगे, इंडस्ट्रीज इन द इंटेलिजेंट एज, इन्वेस्टिंग इन पीपल, सेफगार्डिंग द प्लैनेट एंड रीबिल्डिंग द ट्रस्ट। तो अगर आपको अपनी इकोनॉमिक किसी चीज़ को बढ़ाना है तो आपको साथ ही साथ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्लैनेट की, और किसकी बात हो रही है, मतलब नेचर की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इंडिया से अगर इंडियन डेलीगेशन की बात करें तो यहाँ पर किसने हेड करा है, अश्विनी वैष्णव, जो कि कौन है हमारे पास अभी, इंफॉर्मेशन रेलवे, इनके पास ये सारा मंत्रालय है, और इन्होंने ही वहाँ पर विजन ऑफ दी वन नेशन वन वॉइस के बारे में बात यहाँ पर करी है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या कहता है आगे, ही लेड द लार्जेस्ट एवर इंडियन डेलीगेशन टू द फोरम, जिसमें 5 यूनियन मिनिस्टर गए थे और उसके बाद 3 सीएम गए थे और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर गए थे, ठीक है। तो 13 न्यू इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, और इंडिया से कितने गए थे, 5, याद रखना यहाँ पे। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप कह सकते हो उस समय के। नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, थाईलैंड, यूके हैव जॉइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनिशिएटिव, ब्रिंगिंग द टोटल 33 अक्रॉस 16 कंट्रीज एंड 5 सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इतना डेटा तो याद करना बड़ा मुश्किल है बेटा आपके लिए, पर थोड़ा थोड़ा 1-2 बार इसको आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। कहता है इसके बाद में इसी के साथ क्या यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो एडलमैन, या एडलमैन इसे कह सकते हैं, ट्रस्ट बैरोमीटर को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया स्लिप्ड 3rd स्पॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इन द गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस और उसके बाद एनजीओज में, ठीक है। तो ये डेटा कवर करेंगे। उसके बाद चाइना क्या करता है इस लिस्ट में, टॉप करता है। सेकंड कौन आता है बच्चे यहाँ पर, इंडोनेशिया, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ अवार्ड भी दिए गए वहाँ पर इसी क्लस्टर के अंदर, तो याद रखना है। रेसिपिएंट कौन आते हैं, तो रिकेन यामामोटो जापान से, डाइने वॉन जो आ जाएंगे वो बेल्जियम से, और डेविड बेकनहैम कहाँ से आ जाते हैं, यूके से, ठीक है। तो इंडिया ने वहाँ जाकर भी AI रिन्यूएबल, ठीक है, याद रखना है आपने यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके साथ भी यहाँ पर पूरी की पूरी बात की है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर बात समझ लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं क्या बोला गया है, ठीक है। चलिए अगला कहता है, अच्छा ये भी इसके साथ है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 7 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, बेटा ये डेटा आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ये हम यहाँ पर पहले भी कर चुके हैं क्लॉन्जी में, और ये कब बना था, 1971 में, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है समझते हैं। अगला कहता है बच्चे WHO ने डिक्लेयर करा है कि जॉर्जिया जो है वो 45th मलेरिया फ्री कंट्री
कंट्री बन चुका है। ठीक है, जब हम मलेरिया की बात करते हैं बेटा, जब भी हम किसकी बात करते हैं, मलेरिया की, मलेरिया एक थ्रेटनिंग डिजीज है, याद रखना है आपको, थ्रेटनिंग डिजीज है, जो कि कैसे होती है बच्चे, यहाँ पर आपको पता है, जो कि एक इन्फेक्टेड जो फीमेल, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज या एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, उसके काटने से ये बीमारी या मलेरिया आप इसे कह सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो WHO ने क्या करा है कि जो जॉर्जिया है उसको बोल दिया है कि मलेरिया फ्री कंट्री बन चुकी है। पर हैरानी वाली बात है, इंडिया अभी तक भी मलेरिया फ्री कंट्री नहीं है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, कहता है ये इट हैज़ बिकम द 45th कंट्री और पहली बन चुकी है इन द WHO यूरोपियन रीजन, जिसको ये स्टेटस मिला है। उसके अलावा WHO ने सर्टिफाइड करा है टोटल 45 कंट्रीज को एंड 1 टेरिटरी एज मलेरिया फ्री। ठीक है, याद रखेंगे आप, WHO ग्रांट क्या करता है, यहाँ पे सर्टिफिकेट देता है उन कंट्रीज को, और इन्हीं कंट्रीज को नहीं बेटा, इसी बीमारी के लिए नहीं, और भी बीमारियों के लिए WHO क्या करता है, अनाउंसमेंट करता रहता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ देख लेंगे। जॉर्जिया प्रेसिडेंट कौन आते हैं यहाँ पे, मिकेल, याद रखना है आपने, और कैपिटल एस की तिबिलिसी, ये तिबिलिसी, ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, और WHO कब बना था, तो WHO बना था 7 अप्रैल 1948 को, ये याद करने वाला क्वेश्चन हो गया। इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, याद रखना है। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है वो किसके साथ डील करता है, हेल्थ के साथ डील करता है, ये अभी हमने आगे ही पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन आता है हमारे पास, कौन सा वाला बच्चे यहाँ पे, रिपोर्ट, रैंकिंग, और कौन सा आता है, इंडेक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है हमारी मिलिट्री की बात हो रही है। ठीक है, हमारी नहीं, पूरे विश्व भर की मिलिट्री की बात हो रही है, और हमारा रैंक किस नंबर पे आता है, बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, ये 4th रैंक आता है, ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, जब हम 2025 की बात करते हैं, आपको पता होगा इसे ईयर ऑफ, याद रखना है आपने, इसे ईयर ऑफ रिफॉर्म, ठीक है, फॉर डिफेंस फोर्सेस भी बोला गया है। ठीक है, 2025 को, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, पहले भी पिछले करंट अफेयर में हमने इसके बारे में भी बात करी थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कहता है 2025 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग आ चुकी है, जो कि किसने पेश करी है, ग्लोबल फायर वर्क या फायर पावर आप कह सकते हैं इंडेक्स, जिसमें इंडिया जो है, इंडिया की जो आर्मी है या जो इंडिया की जो मिलिट्री है, वो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड देखने को मिलती है। फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, USA, सेकंड कौन आता है, रशिया, थर्ड कौन आता है, चाइना, और चौथे नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा बच्चे कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जिस पे भारत सरकार पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, उसमें से एक इनिशिएटिव हमेशा किसके लिए है, तो हमेशा डिफेंस के लिए है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो टॉप मिलिट्री पावर्स हैं, जो कि अगर हम बात करते हैं तो ये 2006 से इसी रैंक पे चल रही हैं। सबसे बॉटम किसकी सेना आती है, भूटान, याद रखना है। उसके अलावा बेनिन, सोमालिया और कोसोवो की आती हैं, ये अफ्रीकन नेशंस भी आ जाएंगे साथ में, इनकी हमें जो है आर्मी कम देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के साथ आगे कहता है GFP 2025 इवेलुएट्स द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ 145 कंट्रीज, मतलब इंडिया का रैंक अगर कितना आया है 4, तो वो आउट ऑफ 145 कंट्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, कितनी ट्रूप है, सेना कितनी है, मिलिट्री हार्डवेयर आपके पास कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है, ज्योग्राफिकल जो पोजीशंस हैं आपकी, लैंड, सी, एयर एक्सेस, उसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज, सबकी यहाँ पर बात की जाती है। अगर हम सिप्री की बात करें, ठीक है, सिप्री बेस्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग कितना पहुँच चुका है, ये डेटा ऐड करके बता रही हैं, कितना बता रही है, 2.4 ट्रिलियन इन 2023। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर एनालिसिस फॉर डिफेंस एलोकेशन इन 2025, USA एलोकेट द हाईएस्ट बजट। ठीक है, याद रखने वाला है ये। उसके अलावा चाइना है, फिर रशिया है, और उसके बाद इंडिया आता है, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड रखेंगे। ठीक है, हमारा कितना डेटा लिखा गया है, तो 70
5 बिलियन, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो गया है, ये प्रिंट नहीं हुआ है तो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला फिर से वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है, पर अब इस बार किस बेसिस पे आई है? सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है और क्या चीज़ें इसके अंदर बोली जा रही हैं। कहता है टाइम्स हायर एजुकेशन ने रिपोर्ट को पब्लिश करा है या फिर रिलीज करा है, जिसका नाम है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सब्जेक्टों की बात हो रही है बेटा, पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका स्टैंड्स आउट एज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन जो कि टॉप 100 पे आता है। किस फील्ड में? कंप्यूटर साइंसेज में, सिक्योरिंग 96th पोजीशन फॉर दी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो टॉप 100 के अंदर आता है और क्या रैंक है? 96th। किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में? तो आपको याद रखना है कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड में, आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके इसमें टॉप कर रहा है, याद रखना है। फिर उसके बाद आ गया कैम्ब्रिज, उसके बाद है मैसाचुसेट, ये आ जाएगा आपके पास यूएसए के अंदर। ये जो रैंकिंग है ये कितनी यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रही है? 11,000, याद रखना है। 11 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। कौन कौन से? आर्ट्स, बिजनेस, कंप्यूटर साइंसेज, इंजीनियरिंग, लॉ, लाइफ साइंसेज, मेडिकल, हेल्थ, फिजिकल, साइकोलॉजी। उसके बाद आपके पास आ जाता है सोशल साइंसेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला आपके पास बनता है, ठीक है। अगला कहता है बच्चे फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट आई है। ध्यान देना यहाँ पे, फिस्कल मतलब पैसे से रिलेटेड है, ये सीधी सीधी बात है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? आपके पास आता है पैसे से रिलेटेड। तो पहले इस इंडेक्स को समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है। कहता है ये जो FHI है, अगर हम बात करते हैं FHI को पेश किसने करा है? अगर आपको याद होगा, मैंने कई बार आपको बोला है कि नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट्स को क्या करती है? पब्लिश करती है। उसमें से एक कौन आता है बच्चे? तो एक आता है FHI। अब FHI क्या है बेटा, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है बच्चा? ध्यान से सुनते हैं। ये रिपोर्ट हमें एक्चुअली में, ठीक है, ये एक्चुअली में हमें किसी भी स्टेट के एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है बच्चा? एक्सपेंडिचर के बारे में बताती है, ठीक है। एक एक्सपेंडिचर होता है बच्चे जो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मतलब एग्जांपल देती हूं मैं भी आपको। और एक होता है डे टू डे बेसिस पे। एक कौन सा होता है बच्चे? यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे। पहले ये समझ में आया कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कितने प्रकार के हम बोल रहे हैं यहाँ पे? 2 आप यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। अब समझो क्या है ये न्यूज़, समझते हैं। कहता है ये जो रिपोर्ट है बेटा वो बताती है कि अगर कोई भी स्टेट किसी तरह का एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर मान लेते हैं, और किसी तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है यहाँ पर? किस तरीके से एक राज्य जो है वो एक्सपेंडिचर भी कर रहा है और उसके साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, पैसा भी लेकर आ रहा है। मतलब जो स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं या ऐसे एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मैंने अभी आपको बोला है एक्सपेंडिचर जो किसके लिए होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या क्या आ जाएगा? रेलवेज का निर्माण, ठीक है। किसका निर्माण? रोडवेज का निर्माण। ये सब किसके अंदर काउंट किया जाएगा बच्चे? ये किसके अंदर काउंट किया जाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म क्या करेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंडिचर करेंगे, तो यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मतलब आपका बाकी चीज़ों पे पैसा इतना खर्च नहीं हो रहा जितना कहाँ पर हो रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इन स्टेट्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ इन्होंने जो क्या है वो, मतलब अब अगर प्लानेज और मैनेजमेंट के साथ करा होगा तो कर्जा भी कम लिया होगा किसी भी बॉडी से, और कर्जा कम होगा तो डेप्ट भी कम होगा। मतलब कर्जा कम लिया होगा तो इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ रहा होगा? कम देना पड़ रहा होगा। तो ये एक्चुअली में इस रिपोर्ट के बारे में बताती है हमें, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे डॉक्टर अरविंद पनागरिया जो कि चेयरमैन है किसके? 16th फाइनेंस कमीशन के, इन्होंने नीति आयोग की इस रिपोर्ट को यहाँ पर पेश करा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उड़ीसा टॉप कर रहा है, याद रखना है आपने। उसके अलावा कहता है छत्तीसगढ़, और अगर हम बात करें गोवा, और बॉटम में कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और हरियाणा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बाकी चीज़ों में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। यहाँ पर इसी के साथ अगला क्या कहता है? अगला कहता है ये जो रिपोर्ट है बच्चे वो पूरी की पूरी इवेलुएट करके हमें किसके बारे में बताती है? फिस्कल, मतलब पैसों से रिलेटेड बता रही है। इंडियन स्टेट दैट ड्राइव द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज GDP, डेमोग्राफी,
टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और अदर फिस्कल स्टेबिलिटी। तो टॉप अगर हम बात करें यहाँ पे रैंक्ड स्टेट्स की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके 5 सब इंडेक्सेस हैं, जैसे आपका क्वालिटी, आप खर्च कहाँ पे रहे हैं और आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, पैसा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, डेप्ट क्या है आपका, या डेप्ट को आप टिका भी पा रहे हैं, ये सेट कर पा रहे हैं, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी, तो BVR सुब्रमण्यम, और याद रखना एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो हम सबको पता है 1 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके कौन होते हैं चेयरमैन, प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखने वाली बात है। नीति आयोग किसको सक्सीड कर कर आया है, तो आपको याद रखना है प्लानिंग कमीशन को सक्सीड कर कर आया हुआ है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन यही नहीं, और भी ऐसे अनगिनत इंडेक्सेस हैं जिनको पेश करती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगला कहता है बच्चे, फोर्ब्स का 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, कब की, 2025 की। क्या कहती है समझते हैं। कहता है यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी है, ठीक है, जिसने रिपोर्ट को पेश करा है। इसमें कहता है क्वारिशा अबुदुल करीम, एक्सपर्ट इन इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी एंड वन ऑफ द टॉप रिसर्चर ऑन HIV एक्वायर्ड या एड्स की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर टॉप करा है, ठीक है, मतलब इसके लिए स्टडी करने का काम इन्होंने करा है। उसके बाद रेफेल की अगर हम बात करते हैं, डायमंड, जो कि किसकी ऑनर है आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी की हैं, इनको भी इसके अंदर ऐड किया गया है। और इनका रैंक वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इनका रैंक आपको सेकेंड देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फीचर में, तीसरे जो है वो कौन आती है, इंडियन वुमेन, जिनका नाम क्या आता है, उर्मिला एशर, जिनको गुज्जूबेन भी कहा जाता है। और ये किसकी फाउंडर है, गुज्जूबेन ना नाश्ता, याद रखेंगे। थर्ड रैंक किसका आता है, किरण मजूमदार का, जो कि बिलियनियर है, बाइकन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की। और 32 नंबर पे कौन है, शीतल पटेल, जो कि एक्टिविस्ट हैं, और इनका रैंक है 37, ठीक है। तो ये वुमेन्स को लेकर लिस्ट आई है ग्लोबली, इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला इसके बाद का शुरू करते हैं, अगला क्या कहता है। अगला आता है बच्चा आपके पास कौन सा सेक्शन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब अपने पास क्या हुआ था, रिपब्लिक डे मनाया गया था, तो रिपब्लिक डे के साथ साथ ही पद्म अवार्ड्स को भी क्या कर दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था, ठीक है। पहली बार पद्म अवार्ड्स कब बने थे, तो हमें याद रखना है 1954 में, ठीक है। और इनकी क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पद्म विभूषण, सबसे पहले क्या आता है, पद्म विभूषण, फिर आता है आपके पास पद्म भूषण, याद रखना है आपने, और तीसरे नंबर पे आपके पास आता है पद्मश्री, क्या आता है, पद्मश्री। और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स हैं, किसके बाद, तो आप याद रखेंगे भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न हमने 2024 में दिया है 5 लोगों को, याद रखना है आपने। कर्पूरी ठाकुर थे, PV नरसिम्हा थे, ठीक है, MS स्वामीनाथन थे, उसके अलावा चौधरी चरण सिंह थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने 2024 में पहली बार किसी को क्या दिया होगा या किसी 5 लोगों को भारत रत्न दिया, इससे पहले हमने 1999 में भी 4 लोगों को क्या दिया था, भारत रत्न। पर अचंभे की बात है, इस साल हमने किसी को भी भारत रत्न डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब कहता है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने पद्म अवार्ड 2025 के लिए लिस्ट को जारी कर दिया है, ठीक है। तो टोटल कितने लोग आते हैं, 139 आते हैं, याद रखना है आपने। और अगर हम बात करें इसके अंदर 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री अवार्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से 23 कौन है बच्चा, यहाँ पे औरतें हैं, याद रखना है। द अवार्डीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, इसमें फॉरनर, NRI, PIO, OCI सब आते हैं। 13 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब हम सबसे पहले पहुंचते हैं किस पे, पद्म विभूषण पे, ठीक है। तो ये चार्ट आप पढ़ लेंगे अगर आपको पता रहेगा, या आप इसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा के बारे में आपको पता होगा, शायद ये सिंगर थी, अगर आपको पता हो। इन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता है, इन्हें बिहार की कोकिला भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, कोकिला। और इनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन था किसमें, सिंगिंग की फील्ड में, ठीक है। तो आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा क्योंकि देखो बेटा आप ये तो याद तो आपको ही करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है पद्म भूषण, कितने लोगों को मिला है बच्चे यहाँ पर, तो आप देखेंगे 19 को, और उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आपके पास तैनात है, ठीक है। तो ये आप कवर कर लेंगे। अब कहता है पद्म अवार्ड्स बने कब थे, तो ये कब बने थे, 1954। इनको समय समय पर सस्पेंड भी किया गया है, कुछ मजबूरी रही होगी तभी किया गया होगा बेटा, ठीक है। अगला कहता है ये अवार्ड किन किन फील्ड्स में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखने वाला है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब फील्ड में इसे प्रोवाइड किया जाता है। पद्म अवार्ड जो कमेटी होती है उसे कौन बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और रिव्यूज दीज नॉमिनेशंस। कमेटी इंक्लूड द कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, और भी बहुत दिग्गज लोग आते हैं अलग अलग फील्ड से, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं क्या कहता है न्यूज़ आपके पास। अगली कहती है बच्चे अनुजा, याद रखने वाली बात है आपके पास यहाँ पे अनुजा, और अनुजा को नॉमिनेट किया गया है किसके लिए बेटा, तो याद करिए हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, याद करो लापता लेडीज, ये मूवी हमने पहले भी बात करी थी, लापता लेडीज आपको याद रखना है, प्लस याद करो सनफ्लावर, ठीक है, कन्नड़ स्टोरी थी ये, ठीक है, इन सब को, और अब अनुजा को भी किसके लिए डाला गया है, तो 97th एकेडमी अवार्ड, और इन्हीं एकेडमी अवार्ड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑस्कर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना है। कहता है द फिल्म इज बैक्ड बाय इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एंड प्रोड्यूसर, क्या लिखा है यहाँ पे, गुनीत मोंगा एज CEO विद हॉलीवुड स्टार राइटर मिंजी कलिंग एज द प्रोड्यूसर, ठीक है। कहता है दिस मार्क गुनीता मोंगा को ये तीसरा ऑस्कर मिल रहा है, सॉरी ऑस्कर नॉमिनेशन हो रहा है इनका। पहला किसके लिए हुआ था, द एलिफेंट विस्पर पिछले साल, याद रखना, पीरियड, द एंड ऑफ सेंटेंस, एंड बोथ ऑफ विच वॉन एकेडमी अवार्ड, जिसमें दोनों को इनको अवार्ड मिल चुका है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और अगर हम बात करते हैं, ये जो मूवी है अनुजा वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। जब हम लापता लेडीज की बात करते हैं तो ये फॉरम फिल्म फेडरेशन के अंदर आती है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। द फिल्म ऑल्सो वॉन द टॉप ऑनर एट द हॉलीवुड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इन 2024। 97th के जो ये अवार्ड है ये कहाँ पर होने हैं लॉस एंजलिस में, पर आपको पता है अभी आग लगी हुई थी, इसी की वजह से ये क्या देखने को मिलते हैं, हमें डिले देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट कौन थी, तो आप याद रखेंगे कौन थी बच्चे, भानु अथिया, कौन थी बच्चे, भानु अथिया। ये कौन है, तो आपको याद रखना है ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, ठीक है। कौन है बच्चे, ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, याद रखना है आपने। और एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक मूवी आई थी गांधी 1982 में, इसके लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम को डिजाइन करा था, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और इन्हें अवार्ड कब मिला है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, तो आप याद रखेंगे ऑस्कर कब मिला था, तो 1983 में, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए हो गया। अगला आईसीसी अवार्ड आए हैं, ठीक है। आईसीसी अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा आईसीसी के चेयरमैन कौन है, जय शाह। ये कब बना था, 15 जून 1909, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में। और आईसीसी की अगर हम बात करें, ये बेस्ट परफॉर्मर को काउंट करता है मेन और वुमेन क्रिकेट दोनों के लिए, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं, ठीक है। अब ये डेटा आप ही इसके साथ पढ़ लेंगे। इंडिया से कौन कौन है, तो जसप्रीत सिंह बुमराह, याद रखना है आपने। उसके अलावा आते हैं अर्शदीप औलख मेंस T20 क्रिकेट के अंदर, तो दोनों 3 इंडियंस होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है स्मृति मंधाना, याद रखना है वुमेन ODI क्रिकेटर, बाकी सब आप पढ़ लेंगे इसके साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। कौन सा सेक्शन आता है अब आपके पास यहाँ पे, स्पोर्ट्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस आ चुका है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस बात करते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या कहता है, कौन जीते हैं यहाँ पे, तो जेनिक सिनर इटली के, और ये दूसरी बार लगातार जीत रहे हैं, याद रखना है आपने। और किसे हराया इन्होंने, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर को यहाँ पर हराया है, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है। कहता है इंडिया की अगर हम बात करें तो पृथ्वी शेखर वन द मेंस सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग फ्रांस ओलिवर ग्रेव एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप 2025, याद रखना है। इसके साथ कहता है मेंस डबल में ये जीते हैं, फीमेल में आप पढ़ लेंगे। अब देखो बेटा जरा सा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो जरा सा, कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड
स्लैम है वो कब बना था? 1905 में। और किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। अब थोड़ा सा वापस आओ, ठीक है, देखो गौर करो कितने ग्रैंड स्लैम्स हैं, तो आपको याद रखना है कितने हैं बेटा? 4 हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपने कितने ग्रैंड स्लैम्स हैं हमारे पास? 4 हैं। और इन्हीं ग्रैंड स्लैम्स को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें मेजर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इन्हें मेजर्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहला कौन सा आता है? तो सबसे पहला आता है विंबलडन। कौन सा आता है बच्चे? विंबलडन। और कब बना था ये? तो आपको याद रखना है 1877 में, याद रखेंगे। कब खेला जाता है बच्चे? ये जून और जुलाई में इसे खेला जाता है, याद रखना है। और कौन से कोर्ट में खेला जाता है? तो कौन से कोर्ट में खेला जाता है? याद रखेंगे आप, ग्रास कोर्ट पे इसे खेला जाता है, ठीक है। किस पे खेला जाता है बच्चे? ग्रास कोर्ट पे आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास सेकंड वाला कौन? यूएस ओपन आ जाता है, याद रखना है। ये कब बना था? तो ये 1881 में बना था, वो 77 है ना, 1881 में बना था। कब होता है बच्चे ये? तो अगस्त और सितंबर में इसे खेला जाता है। और कौन से कोर्ट में ये खेला जाता है? तो आप याद रखेंगे पहले वाला ग्रास कोर्ट है, इसका कोर्ट कौन सा आता है? हार्ड। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। फिर आता है आपके पास हार्ड कोर्ट। कितने हो गए? 2। अब जरा सा न्यूज़ पे आते हैं। ये तीसरा मतलब एक और हो गया आपके पास। और जो तीसरा वाला है बच्चे वो कौन सा है? तो वो है फ्रेंच, याद रखना है आपने। 1891 में बना था, याद रखने वाला पॉइंट है आपके पास 1891। और ये कब खेला जाता है? तो मई जून में खेला जाता है। किस में खेला जाता है बच्चे? मई जून में। और किस में खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। 3 हो गए आपके पास। अब चौथा ग्रैंड स्लैम कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये कब खेला जाता है? मिड जनवरी में। कब बना था ये? 1905 में। और किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में, ठीक है। तो ये आप इसकी लिस्ट बना लेंगे और इसे भी वाइंड अप वहां पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है 9th जौहर। अब देखो बेटा, जौहर सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, जौहर कप इज एसोसिएटेड विद, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पे? सॉरी, इंटरनेशनल लीग टाइटल है, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। तो ओडिशा वॉरियर्स वन द फर्स्ट एवर इनॉग्रल वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग, याद रखना है आपने। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ सॉरी, ये वाला आ गया ना, ये छूट चेंज हो गया था, सॉरी। कहता है जो 9th जौहर इंटरनेशनल चेस टाइटल है बेटा वो किसे मिला है? तो आप याद रखेंगे इनियान। अब इनका पूरा नाम आप याद कर लेंगे। ये कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से। इनको 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ है कहाँ पर? बहरू, मलेशिया में, ठीक है। तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। उसके बाद कहता है इंडियन इंटरनेशनल मास्टर VS राहुल, और चाइना की आगे इनका 2nd और 3rd प्लेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा है, इसके अंदर और कुछ आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला कहता है बच्चे पहली, ठीक है, इसको आप पहला भी कह सकते हैं। पहला अगर हम क्यों बोल रहे हैं कि वुमेन, अगर हम बात करें तो वुमेन हॉकी इंडिया लीग टाइटल किसे मिला है यहाँ पर? तो वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल 2025 का किसे मिला है, बात करते हैं। कहता है ओडिशा वॉरियर वन द फर्स्ट एवर इनॉग्रल वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल 2025। किसे हराया इन्होंने? तो सूरमा हॉकी क्लब, जो कि कहाँ का है? पंजाब हरियाणा का, इनको हराया है, ठीक है। कहाँ पर ये हुआ है? तो आप याद रखेंगे मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ऑस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पर आता है? रांची झारखंड में, आपने याद रखना है। बेस्ट गोलकीपर किसे मिला है? सविता पुनिया को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? ज्योति रुमावत को। ये आपने इसके साथ याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है ये फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि मेन वाला तो कब से चलता आ रहा है? बहुत पुराने टाइम से, मेंस हॉकी वाला। और मेंस हॉकी वाला किस स्टेडियम में होता है? तो आप याद रखेंगे बिरसा मुंडा में। किस में होता है बच्चे? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आपके पास आता है कहाँ पर? उड़ीसा में, वहाँ पर इसे यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर अगला आता है आपके पास कौन सा वाला? ज्योति याराराज जी जो हैं उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है किस में? 60 मीटर हर्डल्स आपको पता होंगे, इस तरीके से एथलीट्स को जंप कर करके क्या करना होता है? जाना होता है ना, इस तरीके से। ये आप इसके साथ देख लेंगे। ये कहाँ पर हुआ है? तो एलाइट इंडोर मीटिंग इन नैनिट्स फ्रांस में हुआ है, याद रखना है आपने। और इनको अगर हम बात करें, इन्हीं को 17 जनवरी 2025 में इन्हें अर्जुन अवार्ड 2024 के लिए भी इनको अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड एक दिन में तोड़ा है। तो पहले रिकॉर्ड
पार्ट था 8.7 और अब कितना आता है 8.4, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला सेक्शन कौन सा आता है, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइज का। ठीक है, महाभारत आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, आप सबको पता है धृतराष्ट्र के बारे में आप सबको पता है। ठीक है, उनकी आंखें नहीं थी तो उनके साथ एक संजय नाम के व्यक्ति थे जो क्या कर रहे थे, जिनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि वो महल में बैठे किसको ऑब्जर्व कर सकते थे, मतलब किसको देख सकते थे, महाभारत को देख सकते थे और उसके बाद वहां से जो भी चल रहा था वो किसे बता सकते थे, वो धृतराष्ट्र को बता सकते थे। यही पता है आपको। ठीक वैसे ही संजय एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम आ चुका है। ठीक है, गौर करते हैं क्या काम होगा इसका। ठीक है, पढ़ते हैं पहले यहां से क्या लिखा हुआ है। कहता है संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम, इसको इंडिजीनियसली भारत ने ही बनाया है, इंडियन आर्मी ने, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसकी स्थापना करी है। और किसके साथ यहाँ पर, तो आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, याद रखेंगे। और 2024 में हमारी थीम थी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। अब तो हमारे पास डिफेंस रिफॉर्म आ गया है इस साल की थीम। ठीक है, कहता है अब संजय है क्या बच्चा, देखिए क्या कहता है। कहता है संजय कंबाइंस डेटा फ्रॉम ऑल बैटलफील्ड सेंसर्स बोथ एरियल एंड ग्राउंड बेस्ड प्रोसेस। मतलब ये जो है वो ये ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो ग्राउंड से, आप कह सकते हैं एरियल बैटलफील्ड से, या जितनी भी आउटपुट होती हैं बैटलफील्ड में उन्हें गैदर करेगा। जैसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है ये वैसे ही प्रोसेस करेगा। उसके बाद हर चीज़ को या कॉमन सर्विलेंस पिक्चर लेकर आएगा बैटलफील्ड की, और किसे प्रोवाइड करेगा, आर्मी डेटा नेटवर्क को और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क को, ताकि वो और भी अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर काम करें और प्लानिंग कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है बच्चे, 15 जनवरी को। याद रखना है आपने, हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। और इस साल जो मनाया गया वो कौन सा वाला था, तो वो 77 था। ये हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे साइंस एंड टेक, और इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो ने जो है वो अपना 100वां मिशन, अब आप ऐसा समझो जब कोई प्लेयर 100 क्या करता है, या फिर क्रिकेट के क्षेत्र में 100 का दशक बनाता है अपना, मतलब एक अपनी पहचान बनाता है, ठीक वैसे ही इसरो ने अपना 100 सक्सेसफुल मिशन को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो क्या कहता है इसरो की अगर हम बात करते हैं तो उसने GSLV NVS-2 मिशन कैरिंग NVS-2 सैटेलाइट फ्रॉम द सेकेंड लॉन्च पैड, और कहाँ से लॉन्च करा इसे, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कहता है विद द सक्सेसफुल, इसी प्रकार से इसरो का कितना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, 100 लॉन्च कर चुका है। कहाँ से, अकेले कहाँ से, श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से। ठीक है, कहता है ये जो मिशन था ये 17th फ्लाइट थी ऑफ इंडियाज सैटेलाइट थी, आपको याद रखना है, और जो क्या करेगी, इंफॉर्मेशन गैदर करेगी वहाँ पे। 8th ऑपरेशनल फ्लाइट थी, किस सेंस को लेकर, GSLV को लेकर। उसके अलावा और भी बहुत सारे मिशन है जिसके अंदर इसके बारे में बातें की गई हैं, तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे और इसमें ज़्यादा बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें सतीश धवन स्पेस सेंटर की, तो पहली बार अगस्त 1979 को हमने अपना पहला मिशन लॉन्च करा था, या इसरो ने अपना पहला मिशन लॉन्च करा था, जिसका नाम था रोहिणी टेक। क्या नाम था इसका, रोहिणी टेक। तो ये आप इसके साथ चेक कर लेंगे। ठीक है, ये इसके साथ आ जाता है। और उसके बाद अब ये 100 आता है। चेयरमैन कौन है इसरो के, वी नारायण, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, कौन सा वाला आपके पास, बैंकिंग और इकोनॉमी का। ठीक है, देखिए बेटा इस करंट अफेयर के अंदर अलग अलग सेक्शंस हैं। मैं पहले सेक्शन बना देती हूँ आपके लिए ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, तो पहला सेक्शन कहता है ये ए है, याद रखना है आपने। सेकंड जो आता है वो ये वाला आता है कि RBI जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे स्वैप वाला एग्रीमेंट करेगा। और उसके अलावा अगर हम तीसरे वाले की बात करते हैं बेटा, जो तीसरा इसके अंदर आता है वो आता है आपके पास VRR। ठीक है, तीसरा आता है आपके पास VRR। ठीक है, इन सबको डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए
क्या प्रॉब्लम हुई है बच्चे, एक्चुअली में बैंक में कैश की किल्लत हो रही है। किल्लत बोलने का मतलब है कमी आ रही है, किसकी, बैंक्स में किसकी कमी आ रही है बच्चे, कैश की कमी आ रही है, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या सोचा है, आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ को बैंकिंग सिस्टम को या बैंकिंग सिस्टम में इंडक्ट करने की बात यहां पर कर दी है, ताकि जो लिक्विडिटी शॉर्टफॉल आ रहा है उसे क्या किया जा सके, उसे यहां पर स्टेबलाइज किया जा सके, ठीक है, याद रखना है। और उसके अलावा सेलिंग डॉलर्स टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपी। आपको याद होगा अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमने पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था कि जो हमारी रुपी है उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है और डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो हमें रुपी का भी क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन करना है, रुपी को भी हमें उस पावर पे लेकर आना है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है बेटा, देखो पहले बेसिक से समझो इस बात को, ठीक है, बेसिक से समझना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं कोई भी एक बैंक है, उस बैंक में दो प्रकार के लोग जाते हैं, ठीक है। एक लोग कौन जाते हैं बच्चा, एक वो जाते हैं जो अपना पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, याद रखना है आपने, और एक हम जैसे लोग होते हैं जो वहां पर लोन लेने के लिए जाते हैं, कहां पर, बैंक में, ठीक है। अब ये जो बेटा डिपॉजिट करने वाला बंदा है ना, मान लेते हैं, देखो इजी भाषा में समझते हैं, ऐसे समझो इसको, ठीक है। देखो एसबीआई एक बैंक हो गया हमारे पास, एसबीआई का माई बाप कौन है, मतलब बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई है। अब आप एसबीआई को समझो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एसबीआई में हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति क्या कराने जा रहा है, अपना पैसा डिपॉजिट, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो पैसे को डिपॉजिट करा रहा है, मान लो वहां पे आरडी बना रहा है, अपनी एफडी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है। तो वो पैसे को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है। अगर वो पैसे को यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है बेटा, तो हो सकता है कि उसको उसके तरीके से इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो या नहीं भी मिल रहा हो, ये भी तो हो सकता है, क्या पता। अब देखो डिपॉजिट पे कितना मिल जाता है, आरडी उरडी पे कई बार 6%, कई बार 7, कई बार 8, इस तरीके से बढ़ता घटता रहता है। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गए डिपॉजिट करने वाले लोग। एक आप मान लो वाइप लोग हैं, जो कि हम हैं, जो कि क्या लेना चाहते हैं, जो कि अपने छोटे से छोटे काम पर किस पे निर्भर है बच्चा, किस पे निर्भर है, बैंक पे निर्भर है। जैसे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो हम किस पे निर्भर है, यहाँ पर हम बैंक पे निर्भर हैं, ठीक है। अगर मान लो इस एक्स वाले बंदे को कहीं और ही चारा मिल जाए, ठीक है, अब इसको लग रहा है बैंक तो मुझे बिल्कुल ही कम में पैसा वैसा दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो छोड़ो मैं तो यहाँ पैसा नहीं रखूंगा। अब ये पैसा कहीं और रखने लग जाए, कहीं पे भी XYZ किसी भी बॉडी पे ये पैसा रखने लग जाए, तो किसका नुकसान होगा बेटा, नुकसान होगा किसका, बैंक का तो होना ही होना है, पर साथ में किसका होगा, यहाँ पे हम जैसे लोगों का, क्योंकि बैंक के पास अगर पैसा नहीं आएगा तो बैंक लोन कहाँ से देगा बेटा, तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है बेटा, बहुत बड़ी साइकिल है ये, तो इसके अंदर जो है इन सब चीजों को लाया जा रहा है, ठीक है। तो आरबीआई अब क्या करेगी बच्चे, जो आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्थ 60,000 करोड़ इन द 3 ट्रेंचेस ऑफ ₹20,000 करोड़ ईच। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या बोला गया है, मतलब पहली बात तो आपको ये क्लियर होगी कि आरबीआई ने कहा कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां डालेंगे, यहाँ पे कैश को इन्फ्यूज कर रहे हैं मनी मार्केट में, मनी मार्केट मतलब बैंक्स में, और कितना रुपए डाल रहे हैं हम यहाँ पे, 1.5 लाख करोड़ डाल रहे हैं, ठीक है। कहता है बच्चे यहाँ पर, ये क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक का, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेटा ये वो सिक्योरिटीज होती है, ऐसे समझो कि जैसे हमें लोन चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, बैंक के पास, ठीक है। जब भारत सरकार को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, भारत सरकार को पैसा चाहिए होता है, तो वो किससे लेती है पैसा, वहां से आरबीआई से लेती है। तो आरबीआई बोलता है यार देखो आप सरकार हैं, आप भाग तो सकते नहीं हैं, ठीक है, पर फिर भी आप हमें कुछ तो दीजिए ना, कि आप हमें कुछ तो बताइए कि भाई आप मतलब आप हमें हमारा पैसा लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे। तो वो क्या साइन करके देती हैं बच्चे उस समय पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और उस पर लिखा होता है कि वो कितने कितने दर पर पैसे को वापस करेंगी, किसको, आरबीआई को, जो उन्होंने आरबीआई से क्या लिया है, ऋण ले रखा है या लोन ले रखा है, ठीक है। क्लियर हो गया। उन सिक्योरिटीज को अब यहां पर बात की गई है, ठीक है। तो कहता है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा, और फिर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके पास जाती है, बैंक के पास भी जाती है। बैंक मतलब आरबीआई आगे इसको बेचता भी है, ठीक है। वो एक अलग कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, बस अभी इतना ही समझो यहाँ पे, ठीक है। अगला कहता है बच्चे, आरबीआई हैज फर्दर अनाउंस्ड 56 डे वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन फॉर नोटिफाइड अमाउंट। ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इसी के
साथ का। अब सेकंड पढ़ो बच्चे क्या कहता है। सेकंड कहता है यहाँ पर कि आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेक्स पड़ा हुआ है। सबको पता है फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं आप उसे, जो कि डॉलर के फॉर्म पर या अदर किसी करेंसी के फॉर्म पर पड़ा रहता है या गोल्ड के फॉर्म पे पड़ा रहता है। तो कहता है आरबीआई के पास बहुत सारा फॉरेक्स पड़ा हुआ है, जो कि लगभग कितना है, $650 बिलियन है हमारे पास अभी। और आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ने $5 बिलियन जो कि फॉरेक्स है, उस फॉरेक्स में जो डॉलर है, ध्यान देना, अब इतना अगर पैसा पड़ा हुआ है किसके पास, यहाँ पर आरबीआई के पास $650 बिलियन फॉरेक्स पड़ा हुआ है, उसमें सारा डॉलर ही थोड़ी होगा, उसमें जो डॉलर है उसकी बात की जा रही है। उसके साथ वो क्या करेगा, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडियन रुपी कमज़ोर होता जा रहा है एज कंपैरिजन टू डॉलर। तो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा वाला क्या कहता है बच्चे, यहाँ पर कहता है, अब देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, कहता है अंडर दिस स्वैप एग्रीमेंट आरबीआई बोरो करेगी डॉलर्स को इन एक्सचेंज फॉर रुपीज विद द इंटरेस्ट कॉस्ट डिटरमाइंड बाय द प्राइस, जो कि उसको फिर रिपर्चेज कर लेगी, ठीक है। अब तीसरा आता है VRR, ठीक है। VRR का मतलब होता है बच्चे वेरिएबल रेपो रेट, इसे कहा जाता है। मतलब आरबीआई ने कहा है कि वो पैसों की क्या लगाएगी, बोली लगाएगी, ठीक है। जिस जिस बैंक को कैश की कमी हो रही है या वो कैश लेना चाहते हैं उसकी बोली लगाई जाएगी, और जो भी जितनी मतलब जो जितनी बोली कम बोलेगा या ठीक ठीक मतलब आरबीआई के हिसाब से जितना लगेगा उसको उतना कैश वहां पर बैंक दे देगा, ठीक है। तो ये इसके साथ यहां पर लिखा हुआ है। कहता है OMO इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी विच इज यूज्ड टू मेंटेन लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, मतलब कैश का फ्लो रखने के लिए। इट इन्वॉल्व बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक और टू द पब्लिक और एंड बैंक्स, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। कहता है इसके साथ का एज ऑफ 24/2025 द बैंकिंग सिस्टम फेज अ लिक्विडिटी डेफिसिट ऑफ 2.82 लाख करोड़, ठीक है। क्योंकि बेटा लोगों के पास अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लोगों ने अपना पूरा ध्यान उस तरफ मोड़ लिया है, ठीक है। चलिए आगे कहता है इसके बाद का, आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक, उसके बाद आता है आपके पास कौन सा वाला, BOI मतलब बैंक ऑफ आ जाएगा आपके पास, कौन सा वाला, BOI आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद कैनरा बैंक, इन सब पे रेगुलेटरी गाइडलाइंस को ना फॉलो करने के लिए चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये एक रीड करने के लिए इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगली न्यूज़ क्या कहती है बच्चे, जो अर्बन, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें जो अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं, जैसे गाँव में होती है रूरल कोऑपरेटिव बॉडीज़, वो क्या करती हैं बच्चे, वो छोटे छोटे पैमाने पे आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं वो, हमें लोन प्रोवाइड करती हैं। ठीक वैसे ही बच्चे याद रखना है, ठीक वैसे ही ये बॉडी क्या मतलब एक नई बॉडी को बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज़ हैं, जो ठप होती जा रही हैं, जो कमज़ोर और कम होती जा रही हैं, उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे ये बोला गया है। कहता है आरबीआई हैज़ मैंडेटेड NUCFDC टू प्रोवाइड, दो प्रकार की आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनसे, पैसे से रिलेटेड भी, साथ ही साथ आप उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फंड में क्या करेंगे, आप उन्हें पैसा वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा उन्हें क्रेडिट लाइन, ये सब चीज़ें आप उनको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई अपना लोन नहीं भर पा रहा है तो आप उन्हें लोन भरने में भी मदद करेंगे, साथ ही साथ उनके डिपॉजिट, बोरोइंग, इन सब में भी आप मदद करेंगे। नॉन फंडिंग में आप क्या करेंगे, आप उन्हें बताएंगे किसके बारे में, IT प्लेटफॉर्म के बारे में, उसके अलावा सर्विसेज, कैसे पैसा मेंटेन किया जाए, पेमेंट कैसे सेटलमेंट सारी की जाए, इसके बारे में भी आप उन्हें नॉलेज वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अगर उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद चाहिए इन सब चीज़ों से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड या रेगुलेटरी, तो आप उन्हें वहाँ पर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। 2024 फरवरी में NUCFDC ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई आफ्टर रेजिंग पेड अप ऑफ इतना करोड़, वहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये जो है वो आरबीआई का अप्रूवल इससे मिल चुका है और अब ये काम करना शुरू करेगी, ताकि अर्बन एरियाज़ में भी अगर छोटे पैमाने पर आप कोई स्टार्टअप
खोलना चाहते हैं तो आपको अर्बन कोऑपरेटिव जो बॉडीज़ हैं वो पैसा प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अगला कहता है बच्चे इसके बाद का, अगला आता है आपके पास यहाँ पर अगला आता है आपके पास RBI टेक्स ओवर AIHFPL बोर्ड, ठीक है। क्या हुआ है बेटा कि एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं ये एवियोम है, एवियोम मतलब हो गया ये वाला पढ़ते हैं पहले, एवियोम इंडियन हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें, इनको RBI रिप्लेस कर रहा है क्योंकि उन्होंने कोई फॉल्ट या फिर कोई कह सकते हैं आप इनका दिवालिया हो गया होगा, इसी वजह से इनके फ्रॉड वगैरह वगैरह के कारण और इन्होंने मतलब गवर्नेंस का मिसयूज़ करा है, इसीलिए इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और RBI राम कुमार जो कि किसके चीफ जनरल मैनेजर रहे हैं PNB के, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट सेक्शन पे आते हैं डेज, और डेज करके इसे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलिए आपको क्लासेस में भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, नेशनल वोटर्स डे अगर हम बात करते हैं किसकी, नेशनल वोटर्स डे की, तो इसको हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को किसकी स्थापना की गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और जब भी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें देखने को मिलती है, जिसका आर्टिकल 324 से लेकर 329 पार्ट नंबर 15 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा है, ये 15th नेशनल वोटर्स डे है और किसका 75वां साल है, तो आप याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थीम क्या है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, आप इसको याद रखेंगे। तो ये 2024 की भी थीम थी। इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। पहले वोटिंग एज कितनी होती थी, 21, अब कर दी कितनी गई है, 18। कौन सी अमेंडमेंट से, तो आपको याद रखना है 61st अमेंडमेंट, याद रखेंगे आप 1988 से, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो पहले वोट देने का अधिकार जो है वो अलग था और अब इसे अलग कर दिया गया है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आप याद करेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करती है, ठीक है। और याद रखना है ये किसके इलेक्शंस को नहीं करवाती है, स्टेट इलेक्शन के, स्टेट के जो होते हैं, सॉरी स्टेट में मतलब पंचायतों के और जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला कहता है नेशनल टूरिज्म डे, ठीक है। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है बच्चे, 25 जनवरी को। थीम क्या है इसकी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। आपको याद होगा अभी पिछले कुछ दिनों पहले अगर हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश ने भी टूरिज्म के लिए क्या लिया था बच्चे, यहाँ पर टूरिज्म के लिए क्या लिया था, इन्होंने पैसा लिया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो अपने अपने एरिया में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पैसा लेते रहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चे टूरिज्म रैंकिंग की बात करें, ठीक है, तो 2024 में इंडिया का रैंक कितना था, 39th याद रखना है, आउट ऑफ 119 कंट्रीज, ठीक है। तो हमारा रैंक चलो इतना अच्छा भी नहीं है पर ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं बच्चा, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म डे। अगला कहता है इसके बाद क्लीन एनर्जी डे, ठीक है, याद रखना है आपने कौन सा डे आता है हमारे पास, क्लीन एनर्जी डे, इसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बच्चे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 वो भी किसके साथ डील बात करता है, क्लीन एनर्जी के साथ ही बात करता है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर क्या क्या आ जाता है, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब इसके अंदर यहाँ पर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, अबू धाबी में, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और ये कंट्रीज को सपोर्ट करती है उनके एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है बच्चे आपके पास यहाँ पर कौन सा वाला, इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कस्टम ऑफिसर और जो कस्टम एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी, ट्रेड कंपाइलेंस, एंटी स्मगलिंग, मतलब जितने भी हमारे पास कोस्टल एरियाज़ हैं या पानी वाले एरियाज़ हैं उनको संभाले हुए है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कहता है इसके अगर हम बात करें कहाँ पर हुआ था, सॉरी, द डे ऑल्सो कोमेमोरेट द इनॉग्रल सेशन ऑफ कस्टम कॉपरेशन काउंसिल, जिसको अब हम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसके हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी, कस्टम डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी
एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये हो गया इसके साथ का। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? WCO के ब्रुसेल, बेल्जियम। कब बना था? 1952 में। ठीक है, अगला आता है कुष्ठ रोग के बारे में। ठीक है, कुष्ठ रोग के साथ। ठीक है, टाइम ऊपर डेट देखिए जरा सा, 30 जनवरी आ रहा है, और सॉरी 26 जनवरी अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है, तो क्या सीन यहाँ पर समझते हैं पहले। कहता है जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे है वो हम लास्ट संडे को मनाते हैं। किसके बच्चे? जनवरी के, याद रखना है। और लास्ट संडे की अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादा करके ये जो डे है वो कोलैबोरेट कर जाता है किसके साथ? महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी के साथ। ठीक है, और याद रखना है बच्चे, महात्मा गांधी की जब आप बात करते हैं तो उन्होंने भी जो लेप्रेसी इफेक्टेड लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगला कहता है थीम क्या है? यूनाइट, एक्ट और एलिमिनेट। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा किसकी, यहाँ पर अगर हम लेप्रोसी की बात करते हैं, ठीक है, तो लेप्रोसी जो है वो एक ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पे, एक क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, जो कि स्किन और नर्व्स को एक्चुअली में क्या कर देती है, क्या करती है? रेफर करती है या फिर उनको इफेक्ट कर देती है। ये आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि लोग इनसे घिन भी करते हैं, स्टिग्मा बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी हमें बचना है। ठीक है, चलिए अगला आता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे वाज फाउंडेड इन 1954 और किसकी मदद से हुआ था ये? तो रॉल फ्लोरियो करके ये फ्रेंच फिलंथ्रोपिस्ट थे, राइटर थे, जिन्होंने लेप्रोसी के बारे में सब कुछ मेंशन करा था। डायरेक्टर जनरल कौन है अभी WHO के? हमने पहले नहीं पढ़ा है, टेड्रोस करके इनका नाम आता है। हेडक्वार्टर हमने पढ़े थे जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, चलिए अगला आता है बच्चे, यहाँ पर हॉलोकॉस्ट डे मनाते हैं। हॉलोकॉस्ट मतलब मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा बच्चे, जब 1945, 1933 से लेकर और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 45 की बात कर रहे हैं हम ज़्यादा करके। ठीक है, मतलब वैसे दोनों ईयर में ऐसा हुआ है, पर 1945 की स्पेसिफिकली बात करते हैं। जो ज्यू लोग थे बच्चा पे, ठीक है, जो उस समय पे जर्मनी के अंदर जो कौन थे? ज्यू लोग थे, वहाँ पर उनका नरसंहार किया गया था। किसके द्वारा? नाजी, हिटलर या जर्मनी के द्वारा। उस मतलब बुरे दिन को इस तरीके से यहाँ पर मतलब सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, याद किया जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसको शाहो भी कहा जाता है, याद रखना है। द हॉलोकॉस्ट रिमेंबर्स फॉर डिग्निटी एंड द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, क्योंकि ऐसे मारना वारना तो गलत ही है ना, तो ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, अगला कहता है 76th रिपब्लिक डे ऑफ 26 जनवरी 2025। हम पढ़ चुके हैं, प्रेवो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका विजिट हुआ था, याद रखना है आपको। और कब मनाया जाता है रिपब्लिक डे? 76 को। इसके बारे में हम पूरी बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, और कहता है इस दिन हमने अपने संविधान को क्या करा था? अडॉप्ट करा था 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से इसका पूरा का पूरा लिंक हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अनफ्लर्ड द नेशनल फ्लैग फॉलोड बाय द नेशनल एंथम। उसके बाद 21 गन की क्या की गई? यहाँ पे सैल्यूटिंग की गई, याद रखना है आपने। यहाँ पर यूजिंग 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन्स, जो कि भारत की खुद की बनी हुई चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पर थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये आ जाएगा, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल हेरिटेज और डेवलपमेंट को शो करता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ये आए थे हमारे पास। उसके अलावा हाईलाइटेड द परेड ऑफ 148 मेंबर्स ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट। किसकी वजह? CRPF की 160 मेंबर मार्चिंग। अब याद रखना, इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है शहीदी दिवस, और इसे क्या कह देते हैं आप यहाँ पे? मार्टियर्स डे भी कहते हैं। वैसे आपको पता होगा तो एक हम 23 मार्च को भी मनाते हैं शहीदी दिवस। ठीक है, एक का मनाते हैं हम शहीदी दिवस, मनाते हैं 23 मार्च, जब भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, अगर आपको याद होगा तो, और एक आते हैं राजगुरु, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, इनकी हत्या किसने करी थी बच्चे? नथुराम गोडसे ने। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पता ही है खैर सबको। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं बेटा, तो इसको मतलब इस दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं, इसे याद किया जाता है लाइफ और सेक्रीफाइस किसके लिए बचा? महात्मा गांधी जी के लिए, याद रखना है आपने। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखना है आपने। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? सबको पता है बच्चे, पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ पर आता है? गुजरात में। ये आप इसके साथ क्लियर रखेंगे, पोरबंदर गुजरात में। अगर हम बात करते हैं बेटा इनकी जो समाधि
समाधि है, इनकी समाधि का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे राजघाट। क्या नाम है इसकी समाधि का, जहाँ पर मतलब इनका वो समाधि जैसी बनाई गई, जहाँ फूल फाल चढ़ाए जाते हैं, तो वो कौन सी आती है बच्चे? राजघाट। आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। जब हम नथुराम गोडसे की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, तो वो आरएसएस के व्यक्ति थे, याद रखना है आपने। और उसके बाद इन्होंने हिंदू महासभा को भी ज्वाइन करा था, ठीक है। हिंदू महासभा हो गया, आरएसएस के भी ये व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है, सबको बताया हुआ है, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। क्या नाम है उसका? माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके अलावा एक इनकी बुक है बहुत फेमस, जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।